आफ्टर अ लॉन्ग आप सभी लोगों को एक बार फिर से एक वार्म वेलकम। फिर गायब होने के लिए माफी चाहता हूँ। बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना और किसी देरी के। तो गाइस, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे उन लोगों ने युलान सिटी के ऊपर अटैक करके रखा था। उन्होंने पूरी तरीके से तहलका मचा दिया था। एट द एंड हम लोगों को देखने के लिए मिला था कुल मिला के 4 सुपर लिमिट लेवल के लाइफ फॉर्म्स थे, जिनसे लू फेंग ने एंड मोमेंट के ऊपर अपना ब्रेक थ्रू करके निपट लिया था। उसके बाद हम लोग को एक कल्टिवेटर्स की टीम देखने के लिए मिलती है, युलान सिटी के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आने वाले थे। जब इन लोगों को पता चलता है कि इनका जो मिशन है वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है, तो ये लोग काफी ज्यादा शॉक होता है। लू फेंग के बारे में जानने के बाद तो ये लोग और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। लू फेंग से मिलने के लिए एकदम इन लोगों का जो मन था वो एकदम गार्डन गार्डन हो रहा था। एंड ऑफ ये लोग समझ चुके थे कि लू फेंग का पोटेंशियल काफी ज्यादा है एंड ये लोग अभी लू फेंग के साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर के अंदर लू फेंग अपना हाथ से बाहर निकल जाएगा। इनकी कुल मिला के इतना पावरफुल बन जाएगा कि इनकी औकात नहीं रहेगी कोई। भाई हमें देखने के लिए मिलता है कि फाइनली इन लोगों की जो एशियंट शिप होती है वो युलान सिटी के अंदर पहुंच चुकी थी। ऐसे जो कल्टिवेटर्स की टीम होती है युलान सिटी के अंदर पहुंचती है, वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है युलान सिटी के फॉर्मेशंस को देख के। यहाँ के जो फॉर्मेशंस थे वो काफी ज्यादा हाईटेक थे। इन फॉर्मेशंस को देखते ये लोग समझ चुके थे इन फॉर्मेशंस को बनाने वाला जो बंदा है यानी कि लू फेंग सही में कितनी ज्यादा पावरफुल है। एंड अभी इन लोगों को इस बात के ऊपर कोई भी शक नहीं था कि लू फेंग ने अकेले उन पैनिकल लेवल के एग्जिस्टेंस को निपटा दिया। के बाद वो जो 3 कल्टिवेटर्स होता है उनकी शिप जो होती है वो डायरेक्टली सिटी गेट के थ्रू एंटर करते हुए डायरेक्टली अंदर आ जाती है युलान सिटी के। युलान सिटी की फॉर्मेशंस एंड युलान सिटी के गार्ड्स होता है, लोग इन लोगों के प्रेजेंस को नहीं फील कर पाते। गाइस, ये जो 3 लोग है ये लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल है। लोग बस फिलहाल के लिए युलान सिटी को एक्सप्लोर कर रहे थे एंड ये लोग देखते हैं कि पूरा का पूरा जो युलान सिटी है वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका है वापस से। ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे कि युलान सिटी के अंदर कोई बड़ी जंग भी लड़ी थी। 60 सेकंड के अंदर इन लोगों को युआन जुआन पैलेस मास्टर एंड लू फेंग दिख जाता है। डेफिनेटली गाइस, ये दोनों के दोनों लॉर्ड है युलान सिटी के। इन लोगों ने पहले इन लोगों के प्रेजेंस को फील कर लिया था। उसके बाद ये लोग आपस में अपना अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। ये जो पैलेस मास्टर युआन जुआन थे वो तो पहले ही इन तीनों को जानते थे, बट पैलेस मास्टर युआन जुआन इन तीनों को लू फेंग से इंट्रोड्यूस कराता है। के अंदर से एक का नाम था बूजुई, जो कि एक ट्रू विच लीनियज की कल्टिवेटर थी। जो दूसरा था उसका नाम था युआन जुआन, तीसरे का नाम था डिवाइन एम्परर बाइयन, जो चौथा था उसका नाम था चीज एंड डिवाइन एम्परर। गाइस, ये जो बंदा था चीज एंड डिवाइन एम्परर ये अकेला इतना सारा पावरफुल था, बिना किसी स्पेशल स्किल का इस्तेमाल किए ये बस अपने बेयर हैंड से किसी भी सुपर लिमिट लेवल के लो लेवल प्रीमोडियल लाइफ फॉर्म को मार सकता है। अपनी इतनी ज्यादा तारीफ सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो हंसते हुए कहता है, अरे अरे मैं तो इतना भी खास नहीं हूँ। इसके बाद ये सारे के सारे गेस्ट हॉल के अंदर चले जाते हैं एंड वहाँ पे थोड़ी बहुत बातें करते हैं। इसके अंदर पहले लोग लू फेंग की थोड़ी बहुत तारीफ करते हैं एंड उसके बाद लू फेंग से उन सारे के सारे कॉप्स के छोटे मोटे पार्ट्स मांगता है, यानी कि जस्ट कंफर्म करने के लिए कि लू फेंग ने उन 3 सुपर लिमिट लेवल के लाइफ फॉर्म्स को मारा है कि नहीं, कि ये लोग अपने हायर अप्स को रिपोर्ट कर सके। के बाद लू फेंग उन 4 सुपर लिमिट लेवल के लाइफ फॉर्म्स के कुछ कुछ पार्ट्स इन लोगों को दिखा देता है एंड इन लोगों को भरोसा हो जाता है। तब गाइस, यहाँ पे कोई भरोसे वाली बात नहीं थी, बस बात इतनी थी कि यहाँ पे इन लोगों को एक मिशन पे भेजा गया था। अलग बात है कि इनका मिशन शुरू होने से पहले लू फेंग ने खत्म कर दिया। स्टिल इस मिशन की डिटेल्स उनको अपने हायर अप्स को सबमिट करनी पड़ेगी, उसके बिना इन लोगों को बैटल मेरिट्स नहीं मिलने वाले। इसके बाद गाइस, ये लोग थोड़ी सी और बातें करते हैं एंड ये लोग थोड़ी बहुत डार्क सीक्रेट रिलम के बारे में भी बातें करते हैं। लू फेंग इन लोगों से प्रीमोडियल हॉल के बारे में पूछता है जो कि डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर है। उसके बाद जो बाईन होती है वो लू फेंग को बताती है कि जो प्रीमोडियल हॉल है वो सही में काफी ज्यादा बड़ा है, वो इवन पूरी की पूरी युलान सिटी से भी ज्यादा बड़ा है। प्रीमोडियल हॉल के अंदर इवन तुम्हें वर्ल्ड लेवल के प्रीमोडियल लाइफ फॉर्म्स के कॉप्स भी मिल जाएंगे। काफी सारे हाई लेवल के प्रीमोडियल लाइफ्स को भी इम्प्रिजन करके रखा गया है प्रीमोडियल हॉल के अंदर। हम उन्हें काफी तक क्लोज से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास इनफ बैटल मेरिट्स होंगे तो इवन तुम उन प्रिजनर्स को एक्सचेंज भी कर सकते हो। हाई लेवल प्रीमोडियल लाइफ फॉर्म्स की जो पावर्स हैं उन्हें सील करके रखा गया है, वरना अगर इन्हें इसी तरीके से नंगा छोड़ दिया तो ये सही में खत्म कर देंगे वहाँ पे, यानी कि तहलका मचा देंगे। अनफॉर्चुनेटली इन लोगों के जो कॉप्स होते हैं या फिर ये जो जिंदा प्रीमोडियल लाइफ फॉर्म्स है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, काफी ज्यादा मेटल मेरिट्स की रिक्वायरमेंट होती है इन्हें एक्सचेंज करने के लिए। ये बात ये लोग लू फेंग को सजेस्ट करता है कि लू फेंग ऑलरेडी इतना था कैपेबल एंड इतना था पावरफुल हो चुका है कि वो डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर जा सकता है। 9 रिवर सीक्रेट रिलम के अंदर लू फेंग के लिए अभी कोई भी थ्रेट बचा नहीं है, यानी कि लू फेंग यहाँ पे ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। लू फेंग को डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर जाना चाहिए, वहाँ पे जाके लू फेंग और ज्यादा पावरफुल होगा एंड वहाँ के जो कल्टीवेशन रिसोर्सेज है वो और भी ज्यादा पावरफुल है। एक बार वहाँ पे लू फेंग इनविंसिबल लेवल के ऊपर पहुंच गया तो जो सीनियर युआन है वो खुद अपीयर होता है एंड इन इनविंसिबल लेवल के एग्जिस्टेंस को अपने साथ लेके जाता है, उन्हें पर्सनली गाइड करता है इस ब्रेडेड केज के बाहर ब्रेक थ्रू करने के लिए। इसे सुनने के बाद लू फेंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, एट द सेम टाइम काफी ज्यादा सरप्राइज भी हो जाता है कि युआन खुद आते हैं लेने के लिए। इसके बाद लू फेंग इन लोगों से थोड़ी बहुत इनविंसिबल लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। उसके बाद ये लोग थोड़ा बहुत शॉर्ट के अंदर बताते हैं कि जब कोई भी पर्सन 2 हाफ प्रीमोडियल लाइफ पाथ्स को पूरी तरीके से मास्टर कर लेता है पैनिकल लेवल तक, इवन उन्हें मास्टर करके उसके भी आगे निकल जाता है, कि पर्टिकुलरली एक पीक लेवल को काफी ज्यादा एक्सीड कर जाता है, तो उसे एक इनविंसिबल कहा जाता है। कि सेम लेवल के अंदर भी अगर कोई बंदा काफी ज्यादा आगे निकल चुका है, सेम लेवल के अंदर भी उसका कोई भी टक्कर वाला बंदा नहीं है, तो वो ऑलरेडी इनविंसिबल लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे ही लोगों को
को जो युआन है उसके जो भाड़े की टट्टू है वो उठा के लेके जाता है गाइड करने के लिए। इनविंसिबल लेवल है उसे कुल मिला के 3 तरीकों से हासिल किया जाता है। अपने स्पिरिचुअल विल के थ्रू ब्रेक थ्रू करना, दूसरा अपनी ब्लड लाइन पावर का इस्तेमाल करना, तीसरा 2 हाफ प्रीमोडियल लेवल पार्ट्स को आपस में फ्यूज करना। इसमें से जो थर्ड पार्ट है वो सही में काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। इस वक्त जो लू फेंग है वो थर्ड पार्ट को ही फॉलो कर रहा है। हाल तो काफी लंबे टाइम से कोई भी इनविंसिबल लेवल के ऊपर नहीं गया, तो बस एक ही पर्सन को जानते हैं जो कि ब्लड लाइन पावर के थ्रू इनविंसिबल लेवल तक पहुंचा। रही बात थर्ड पाथ की कि 2 हाफ प्रीमोडियल लेवल पार्ट्स को आपस में फ्यूज करना, ऐसे किसी बंदे के बारे में इन लोगों ने काफी लंबे टाइम से नहीं सुना। इसी बात है जो 4 गेस्ट होते हैं ये लोग युलान सिटी के अंदर कुछ दिन और रुकते हैं। एक्चुअली ये लोग युलान सिटी को एक्सप्लोर करना चाहते थे। लू फेंग इन्हें पैलेस मास्टर युआन जुआन के भरोसे छोड़ देता है, क्योंकि पैलेस मास्टर युआन जुआन इन लोगों को पहले से जानते थे। इन लोग की आपस में यारी थी, लोग भटकते रहते हैं। वही दूसरी तरफ जो लू फेंग था वो क्लोज डोर कल्टीवेशन के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसने अभी अभी अपना ब्रेक थ्रू किया था। उसका ब्रेक थ्रू पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन कंप्लीट तो हो चुका था, लेकिन जो छोटे मोटे स्टेप्स होते हैं वो रह गए थे, क्योंकि इसके बाद लू फेंग को डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर भी जाना था। ऑलरेडी लू फेंग ने क्योंकि 100 रिवोल्यूशन हार्ट एसेंस फ्लावर को कंज्यूम करके रखा था, उसके कारण उसके बॉडी के ऊपर इसका जो इफेक्ट था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ था। हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो जो कल्टीवेटर्स की टीम होती है वो कुछ 2 से 3 दिन यहाँ पे रुकती है, काफी सारे और भी सेम पावर लेवल के लोगों से बात करती है, फिर फाइनली यहाँ से अलविदा कह के यहाँ से निकल जाती है। निकलने से पहले ये लोग लू फेंग को कह के जाता है जब भी वो डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर आएगा तो वो इनकी मदद ले सकता है। लेकिन नया नया जब लू फेंग डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर आएगा तो वहाँ पे लू फेंग को डार्क सीक्रेट रिलम के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, तो वो इन लोगों की हेल्प ले सकता है। वहाँ पे मिला के डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर 5 सिटीज है। जो भाई एंड डिवाइन एम्पर था रहता था चैंग फेंग सिटी के अंदर। इन लोगों के जाने के बाद जो युआन जुआन पैलेस मास्टर होता है वो लू फेंग को टाटा बाय बाय कह देता है कि अभी इस बंदे का युलान सिटी के अंदर कोई भी काम नहीं रह गया था। ऑलरेडी पूरा का पूरा युलान सिटी लू फेंग के नाम पे हो चुका था। रही बात युआन जुआन पैलेस मास्टर की, तो इस बंदे की जो सोल थी वो ऑलरेडी काफी ज्यादा बुरी तरीके से पल्यूट हो रखी थी। इसे फिलहाल इस पूरे के पूरे संसार से मंत्र मुक्त होकर अपना कल्टीवेशन करना था। ये जाते जाते लू फेंग को कुछ कड़वी बातें भी कह जाता है, जैसे कि अगर ये मर भी जाता है आगे फ्यूचर के अंदर, कि ऑलरेडी इसका हालत काफी ज्यादा खराब है, ये पता नहीं अपने अंदर जो भी पोल्यूशन है इसके बॉडी के अंदर वो उस पोल्यूशन को सरपास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाता तो डेफिनेटली मर जाएगा, अगर ये मर भी जाता है तो इसे किसी भी चीज का कोई भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये बंदा अपना मन भर की कल्टीवेशन कर चुका है। वही सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को लू फेंग अपने मेन हॉल के अंदर देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे लू फेंग कुल मिला के 7 एल्डर्स को समन करता है। जो 7 एल्डर्स थे ये लोग थोड़ा सा शॉक हो जाता है, इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इनको यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। फिर लू फेंग इन लोगों को काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल वे में कहता है तुम सातों का कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा था इस युलान सिटी के बैटल के अंदर, तुम लोगों ने अपने अवतार्स को खो भी दिया, इवन तुम्हारे कुछ ट्रेजर्स भी तुमने खो दिए। लू फेंग सबसे पहले इन लोगों के खोए हुए ट्रेजर्स लौटाता है। इन लोगों को इनके ट्रेजर्स वापस से मिलते हैं, लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। गाइस नॉर्मली अगर वॉर के अंदर कोई एल्डर मर जाता है या फिर वो अपने ट्रेजर्स को खो देता है तो वो ट्रेजर्स मिलने के बाद भी उनके ऊपर पूरा का पूरा अधिकार सिटी लॉर्ड का होता है। स्टिल जो लू फेंग है वो ये सारे के सारे ट्रेजर्स इन लोगों को दोबारा से लौटा रहा है। इसी जगह पे वे यांग पैलेस मास्टर होता वो अपने जिंदगी के अंदर कभी भी इन लोगों को इनके ट्रेजर रिटर्न नहीं करता। इनमें से जो एक एल्डर होता है वो लू फेंग को एक सीक्रेट खुफिया खबर देता है। जो वे यांग पैलेस मास्टर है वो सीक्रेटली अपने रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर रहा है इस सिटी से। फेंग को ये सारी चीजें पहले से पता थी, इस सिटी के अंदर कब कहा क्या हो रहा है इन सब चीजों की खबर लू फेंग को पहले से है। 5 दिन बाद का हम लोगों को सीन देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर जो वे यांग पैलेस मास्टर होता है अनएक्सपेक्टेडली युलान सिटी के अंदर अराइव करता है एंड पर्सनली लू फेंग से मिलता है। वे यांग पैलेस मास्टर होता है उसका एक अवतार एल्डर हॉल के अंदर आता है। वो लू फेंग को ग्रीट करता है, तुम्हें इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे मिलने के लिए आया है, क्या तुम युलान सिटी के अंदर रहने के बारे में सोच रहे हो? जो वे यांग पैलेस मास्टर होता है वो हंसते हुए कहता है अब मेरी युलान सिटी के अंदर क्या ही जरूरत है, लॉर्ड के यहाँ पे होते हुए जो युलान सिटी वो काफी ज्यादा स्टेबल है, अभी मेरे यहाँ पे रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस मैं एक रिक्वेस्ट के साथ आया था। लू फेंग उसकी तरफ देखता है कहता है बहुत जल्दी क्या भोगना चाहता है। बताता है कि इसका जो एक अवतार है वो युलान सिटी के अंदर मारा गया था सुपर लिमिट लेवल एन्चेंटिंग हार्ट वॉर्म के हाथों, तब उसने 2 अपने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीक्रेट ट्रेजर्स को खो दिया था। वो बस लू फेंग से उन 2 ट्रेजर्स को वापस लेने के लिए आया था, के बदले में वो लू फेंग को कोई भी प्राइस दे सकता है। फेंग इसकी तरफ देखता है एंड लू फेंग को बहुत जोर की हंसी आ जाती है। लू फेंग कहता है सही में तेरे में इतना दम है कि तू यहाँ पे अपने सीक्रेट ट्रेजर्स वापस मांगने के लिए आया है, तेरे को अपनी जान प्यारी नहीं है? एंड गाइस लू फेंग ये सारी चीजें इसलिए इसको बोल रहा था क्योंकि लू फेंग के और इस बंदे के रिलेशंस कुछ ज्यादा खास नहीं थे। जब लू फेंग कमांडर की पोजीशन के ऊपर था हेवनली पेट्रोल पैलेस के अंदर, तब इस बंदे ने लू फेंग से जबरदस्ती रिजाइन करवाया था। तब से इन लोगों का 36 का आंकड़ा है एंड स्टिल आज ये लू फेंग से फेवर मांगना चाहता है। लू फेंग इसकी तरफ देखता है एंड कहता है देख तेरे पास 2 चॉइसेस है, पहले तो तू खुद अपने इस अवतार को डिस्ट्रॉय कर दे या फिर मैं तेरे लिए इस अवतार को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, अभी तेरे ऊपर है। सब चीजें सुनने के बाद जो वे यांग पैलेस मास्टर होता है उसके फेशियल एक्सप्रेशन पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, लेकिन फिर वो वापिस से नॉर्मल हो जाता है एंड फिर कहता है ठीक है मैं अपने आप को खुद ही खत्म कर लेता हूँ। उसके बाद वो लास्ट टाइम एक लू फेंग को ग्रीट करता है एंड उसका जो अवतार होता है वो यहीं पे ऑटोमेटिकली पूरी तरीके से डिस्पर्स हो जाता है। लू फेंग इस बंदे से काफी ज्यादा नफरत करता था। जो वे यांग पैलेस मास्टर था
वो काफी ज्यादा गंदे गंदे काम करता था कि युलान सिटी के अंदर जितने भी चोरी चकारी के काम थे वो सारे के सारे इसी बंदे के अंडर होते थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को पता चलता है कि लू फैंग के यहाँ पे रूल करने के साथ ये जो सिटी होता है काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है एंड युलान सिटी के अंदर काफी ज्यादा कल्टिवेटर्स का जो नंबर था वो बढ़ता जा रहा था। युलान सिटी जो था वो दिन ब दिन काफी ज्यादा सेफ सिटी बनता जा रहा था एंड इवन युलान सिटी के अंदर भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन चुका था सिटी लॉर्ड। से पहले जो युआन जुआन पैलेस मास्टर सिटी लॉर्ड था उसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता था कि युआन जुआन पैलेस मास्टर ने खुद ने भी अपने आप को कभी भी सिटी लॉर्ड नहीं समझा युलान सिटी का। लू फैंग के यहाँ पे सिटी लॉर्ड की पोजीशन के साथ डीफू एंड बाकी के जितने भी लू फैंग के दोस्त है जैसे कि एम्पर क्विंग एंड एम्पर मिंग लोगों को काफी सही सही पोजीशन मिल गई थी यहाँ पे। लू फैंग के यहाँ पे रूल के साथ यहाँ पे जितनी भी लूटिंग फोर्सेस थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। हम लोग को देखने के लिए मिलता है कुछ टाइम के बाद जो दो कंट्रीज के एंसेस्टर्स होता है वो लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर अपीयर होता है। वो एम्पर डीफू से मिलता है। जो डीफू होता है वो इन लोगों को बताता है कि जो लू फैंग है इस वक्त युलान सिटी के अंदर भी नहीं है। एक तरीके से वो मोस्ट लाइकली शायद से डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर निकल चुका है। फैक्ट जो लू फैंग था वो अभी भी युलान सिटी के अंदर ही था एंड वो इस वक्त क्लोज डोर कल्टीवेशन के अंदर था। लगभग आधा एपॉक्स के करीब करीब अपना कल्टीवेशन करता है। इस कल्टीवेशन के अंदर जो 100 ट्रिबुलेशन हार्ट एसेंस फ्लावर था उसकी मदद कर रहा था। फाइनली जब उसका कल्टीवेशन खत्म होता है तो वो वापस से बाहर आता है। युलान सिटी के अंदर जितनी भी फॉर्मेशंस थी सारी की सारी फॉर्मेशंस को डिस्कार्ड कर देता है। एक बार फिर से युलान सिटी के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशंस को रीअरेंज करता है। इस बार की जो फॉर्मेशंस थी पहले के कंपैरिजन के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल थी। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो 9 रिवर सीक्रेट रिलम से होते हुए डायरेक्टली डार्क रिलम की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में लू फैंग को काफी सारे लो लेवल के प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म्स मिले थे जो कि उसके ऊपर अटैक करते हैं। लू फैंग इन सभी की डेड बॉडीज को अपने कलेक्शन के अंदर स्टोर करके रख लेता है। फैंग टेलीपोर्टेशन डार्क लेक के थ्रू नहीं जाता डार्क रिलम सीक्रेट रिलम के अंदर, बल्कि वो डायरेक्टली उस माउंटेन पाथ के ऊपर से चलते हुए डार्क रिलम की तरफ चला जाता है। तरीके से ऐसे समझ लो कि जो डार्क रिलम था वो माउंटेन के ऊपर था। जैसे जैसे लू फैंग इस माउंटेन के ऊपर जा रहा था ऊपर से काफी ज्यादा पावरफुल प्रेशर लू फैंग के ऊपर आ रहा था क्योंकि लू फैंग के पास एक कम्प्लीटली परफेक्टेड अनडाइंग ब्लड सी बॉडी थी। इसकी मदद से लू फैंग को कोई भी दिक्कत नहीं होती ऊपर जाने के लिए। ऊपर लू फैंग को एक डार्क पूल देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ जो लू फैंग होता है वो उस डार्क पूल के अंदर जंप लगा देता है। जो लू फैंग की कॉन्शियसनेस एंड लू फैंग की जो बॉडी होती है वो टेलीपोर्ट हो जाती है। गाइस इस जगह से फाइनली पूरा पूरा एक टोटली न्यू आर्क शुरू हो रहा है। मैं जल्दी से जल्दी आगे के चैप्टर्स को खत्म करने की कोशिश करूंगा बिना डिटेल्स को स्किप किए हुए। लू फैंग को देखने के लिए मिलता है कि जो लू फैंग है वो एक वाटर ड्रॉपलेट के अंदर होता है। जो वाटर ड्रॉपलेट था ये काफी ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर रहा था। इसी वाटर ड्रॉपलेट के थ्रू वो गैलेक्सीज को क्रॉस करते हुए एक अननोन जगह के ऊपर जा रहा था। जो दुनिया थी ये पूरी तरीके से काली थी। दिखने में ऐसा लग रहा था ये काफी ज्यादा छोटी है सोर्स वर्ल्ड से। फाइनली वो जो ड्रॉपलेट था जिसके अंदर लू फैंग था वो डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर एंटर कर जाता है। अबे पहुंचते ही लू फैंग को काफी ज्यादा बड़े बड़े टावरिंग होली माउंटेन्स देखने के लिए मिलता है। इस जगह के ऊपर आते ही लू फैंग को एक काफी ज्यादा पावरफुल सप्रेसिव फोर्स फील होता है। जो सप्रेसिव फोर्स था वो 9 रिवर सीक्रेट रिलम के कंपैरिजन के अंदर काफी ज्यादा था। लू फैंग आसपास के एनवायरनमेंट को देख ही रहा था तभी एक बंदा लू फैंग से कहता है दोस्त जल्दी एक फ्लाइंग बोट आने वाली है कि उन 5 सिटीज से होके गुजरती है जो कि डार्क रिवर सीक्रेट रिलम के अंदर है। तो डार्क सीक्रेट रिलम में ये काफी ज्यादा डेंजरस है। यहाँ से अकेले ट्रैवल करना काफी ज्यादा खतरनाक है। तो ज्यादातर जो कल्टिवेटर्स है वो फ्लाइंग बोट के थ्रू ही जाता है। लू फैंग जब अपने आसपास देखता है तो उसे 50 से भी ज्यादा कल्टिवेटर्स यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सबके और को देखते हुए लू फैंग समझ जाता है कि ये सारे के सारे एटलीस्ट लेट स्टेज डिवाइन एम्पर स्टेज के ऊपर है कि सारे के सारे एनलाइटन वन है। फैंग उस पर्सन की तरफ स्माइल करते हुए क्या देता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड उसके बाद जो लू फैंग होता है वो डायरेक्टली यहाँ से उड़ जाता है कि वो किसी भी बोट के लिए वेट नहीं करता, वो अकेले ही चले जाता है। यहाँ पे जो 50+ कल्टिवेटर्स होते हैं वो सारे के सारे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर शॉर्ट डिस्टेंस वॉइड को ट्रैवल करना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे टेलीपोर्टेशन काफी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे आसमान के अंदर उड़ना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। लू फैंग जिस स्पीड से गया है डेफिनेटली जो लू फैंग है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। वो लोग समझ चुके थे कि अगर लू फैंग ये सारी चीजें कर पा रहा है इसका मतलब लू फैंग डेफिनेटली डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर काफी ज्यादा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस के अंदर एक आता है। लू फैंग का हुलिया देख के उन्हें कोई भी ऐसा बंदा याद नहीं आ रहा था कि डार्क रिवर सीक्रेट रिलम के अंदर हो। लू फैंग खुद यहाँ पे नया था। लू फैंग के पास ऑलरेडी काफी ज्यादा डिटेल इंटेलिजेंस थी डार्क सीक्रेट रिलम के बारे में। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लू फैंग ने युआन जुआन पैलेस मास्टर से ली थी एंड उन कल्टिवेटर टीम से ली थी। इसके साथ जो लू फैंग होता है वो ट्रांसमिशन हुली माउंटेन से होते हुए डायरेक्टली चैंगफेंग सिटी की तरफ निकल जाता है। यहाँ पे उस कल्टिवेटर टीम की लोकेशन थी चैंगफेंग सिटी थी वो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट थी उस ट्रांसमिशन हुली माउंटेन के। लू फैंग चैंगफेंग सिटी के अंदर आता है तो लू फैंग को कोई भी जल्दी नहीं थी उन कल्टिवेटर की टीम से मिलने की। लू फैंग यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहता था। ने काफी कुछ सुना था यहाँ के बारे में। सुना था कि यहाँ पे ओकेजनली प्राइमोडियल प्रिजनर्स यहाँ पे ऐसे ही घूमते रहते हैं कि पावर्स को सील करके रखा जाता है। इवन यहाँ पे प्रिमोडियल हॉल भी है। नए आए हुए बंदे के लिए डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर घूमना काफी ज्यादा मुश्किल है।
यानी कि काफी ज्यादा डेंजरस है। बट लू फेंग के लिए ये इतना मुश्किल नहीं होने वाला था। फेंग अपनी बायोमेट्रिक डिस्ट्रक्शन आई के थ्रू सारे के सारे डायरेक्शंस को स्कैन करता है। फेंग ने क्योंकि 100 ट्रिबुलेशन हार्ट एसेंस को कंज्यूम किया था, तो अभी तक उसकी जो थिंकिंग स्पीड थी वो 3000 टाइम्स के करीब करीब बूस्टेड थी। यहाँ पे आने के बाद जो लू फेंग होता है वो कुछ अपने बारे में भी सोचता है कि उसकी जो पावर है वो अभी भी पूरी तरीके से हाफ प्रीमोडियल लेवल के लाइफ एंड डेथ टावर के ऊपर नहीं पहुंची, यानी कि एक तरीके से वो अभी भी बॉटम नेक के ऊपर स्टक है। फेंग को फील हो रहा था कि किस तरीके से जो कल्टिवेटर्स है वो चैलेंजेस फेस करता है बॉटम नेक को हिट करके। जब लू फेंग यहाँ पे घूम ही रहा था तभी उसे अपनी बायोमेट्रिक डिस्ट्रक्शन आई के थ्रू यहाँ पे दूरी एक टीम देखने के लिए मिलती है। प्रीमोडियल वाइल्ड हूफ क्लैन की टीम थी। जब लू फेंग 9 रिवर सेक्रेटरियम के अंदर था तब ये जो प्रीमोडियल वाइल्ड हूफ्स थे ज्यादातर अकेले ही देखने के लिए मिलते थे। यहाँ पे लू फेंग को ये पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर देखने के लिए मिला है और इनके ग्रुप भी 3 से 5 है कम से कम। हर एक ग्रुप के अंदर 80 से 90 प्राइमोडियल वाइल्ड हूफ है। उनमें से 7 जो है वो इवन डिवाइन एम्पर परफेक्ट लेवल के ऊपर भी है। बाकी की जो 75 है वो लेट स्टेज डिवाइन एम्पर लेवल के ऊपर है। इस तरीके की टीम इवन वेयांग पैलेस मास्टर जितने पावरफुल बंदी के ऊपर भी अटैक करती है वो बंदा 1 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। डायरेक्टली आगे बढ़ता है। इस स्टेप के साथ लू फेंग इन वाइल्ड हूफ के काफी तक करीब पहुंच जाता है। ये जो 82 प्रीमोडियल वाइल्ड हूफ की टीम होती है वो जैसे ही लू फेंग को देखती है वो काफी तक खुश हो जाती है। उन्हें एक लोन कल्टीवेटर मिल गया था। लू फेंग को देखते ही उनका सबसे पहला एक्सप्रेशन था मारो साले को। सारे के सारे बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते। इसी के साथ ये सारे के सारे लू फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। फिर सारे काउंटलेस ब्लू ग्रीन कलर के थंडर्स के साथ चमक रहे थे। कुछ कुछ पानी जैसे दिख रहे थे कि वाटरी टाइप की बॉडी थी और इनका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था वो वाटरी थंडर टाइप का था। फेंग एक ही जगह के ऊपर खड़ा रहता है। इन सारे के सारे अटैक्स को अपनी बॉडी के ऊपर लेता है। लू फेंग के बॉडी के ऊपर जो इनविजिबल शील्ड होती है इन सारे के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लेती है। इसलिए ये सारे के सारे जो प्रीमोडियल वाइल्ड हूफ होता है जब लू फेंग के ऊपर अटैक करता है तब इनकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट थी। जब वो लोग देखते हैं कि लू फेंग के ऊपर इनके अटैक से कोई भी असर नहीं हो रहा, लोग थोड़ा धीरे धीरे करके लू फेंग की तरफ आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही टाइम के बाद जब उनको रियलाइज हो जाता है कि लू फेंग इनके औकात के बाहर का ओपोनेंट है, लोग यहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं। लू फेंग इन लोगों की तरफ देखता है और कहता है सिंस हम लोग मिल ही चुके हैं तो तुम इतने जल्दी जाने के बारे में क्यों सोच रहे हो। साथ लू फेंग का बड़ा सा जो फरी क्लॉ होता है बाहर आता है। एक ही बारी के अंदर लू फेंग के इस फरी क्लॉ के अंदर वो 82 इन प्रिजन प्रीमोडियल वाइल्ड हूफ थे। लू फेंग के लिए खिलौने की तरह थे। ये जितने भी वाइल्ड हूफ थे वो लू फेंग को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे। लू फेंग आराम से इनके लाइफ कोर्स को शेडर कर देता है, इनके बॉडी को पूरी तरीके से इंटैक्ट रखता है, फिर इन्हें अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख देता है। फेंग के अकॉर्डिंग जो लू फेंग की स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। यूलान सिटी के अंदर लू फेंग ने फाइट की थी तो उसने 4 सुपर लिमिट लेवल के एंटिटीज के साथ अकेले फाइट किया था, लेकिन अभी वो कुल मिला के 10 सुपर लिमिट लेवल के एंटिटीज के साथ अकेले फाइट कर सकता है। इवन वो एक पीक लेवल के टीम्स के साथ भी फाइट कर सकता है। पास में ही लू फेंग को एक लेक देखने के लिए मिलता है। उस लेक के अंदर जाके लू फेंग क्रॉस लेग करके बैठ जाता है, अपने कल्टीवेशन पजल्स को सॉल्व कर रहा होता है। लू फेंग इस वक्त सोच रहा था कि उसका ये जो पाथ है लाइफ एंड डेथ का ये पूरी तरीके से स्टक हो चुका है। वो जिस पाथ के ऊपर था वो ऑलरेडी डेड एंड के ऊपर आ चुका है। इनको आगे जाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर लू फेंग सोचता है कि उसके पास आई ऑफ लाइफ एंड डेथ है, थ्रू वो और भी प्रीमोडियल ब्लड लाइन्स को ऑब्जर्व करेगा। उसका पाथ गलत नहीं हो सकता। उसके बाद लू फेंग कुछ चीजों को समझता है, जैसे कि वो लाइफ एंड डेथ डिस्ट्रक्शन पाथ को फॉलो करता है। इन दोनों का जो फ्यूजन है अल्टीमेटली लाइफ के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड है। इस पाथ के साथ लू फेंग के पास एक बहुत बड़ी अल्टीमेट फिजिकल बॉडी है। इतनी बड़ी फिजिकल बॉडी होगी वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। इस बड़ी सी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा एंडलेस वाइटिलिटी की जरूरत है एंड एक काफी ज्यादा पावरफुल कंट्रोल की जरूरत है। अभी लू फेंग के पास बड़ी बॉडी तो थी, लेकिन लू फेंग इतनी बड़ी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता था। गाइस यही रीजन था कि लू फेंग ब्लड सी के अंदर घूमता था। कि लू फेंग की जो एक्चुअल बॉडी वो काफी ज्यादा बड़ी है। इतनी बड़ी बॉडी को लू फेंग क्योंकि कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो एंडलेस ब्लड सी के अंदर कन्वर्ट हो जाता था। कि इस एंडलेस ब्लड सी के थ्रू लू फेंग को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी अपोनेंट्स को पकड़ने के लिए, उनके ऊपर अटैक करने के लिए, ट्रैप करने के लिए। फॉर्मेशंस के थ्रू वो अपने इस एंडलेस ब्लड सी को कंट्रोल करता था। जानता था कि एक बार वो इस पाथ के ऊपर जैसे ही सक्सीड होगा वो डेफिनेटली इनविंसिबल पाथ के ऊपर पहुंच जाएगा। लू फेंग का इस वक्त जो हाफ प्रीमोडियल लाइफ एंड डेथ पाथ था थ्योरेटिकली देखा जाए तो वो 1.2 बिलियन टाइम परफेक्ट डिवाइन बॉडी एनर्जी रिजर्व कैरी करता है। इतना बड़ा एनर्जी रिजर्व को वो परफेक्टली कैसे कंट्रोल कर सकता है। लू फेंग को पता चल रहा था कि उसके अंदर काफी सारे सिग्निफिकेंट फ्लॉज है। शायद से यही रीजन है कि वो बॉटम नेक को फेस कर रहा है। इसके बाद जो लू फेंग होता है वो काफी ज्यादा सोचता है कि किस तरीके से इतनी ज्यादा बड़ी मैसिव फिजिकल बॉडी को मास्टर किया जा सकता है, किस तरीके से इतनी बड़ी मैसिव फिजिकल बॉडी को कंट्रोल किया जा सकता है पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। लू फेंग के दिमाग के अंदर काफी सारे प्रोटोटाइप्स आ रहे थे, सारे मेथड्स आ रहे थे इतनी बड़ी फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करने के। ज्यादातर जो प्रोटोटाइप्स थे उनके अंदर कुछ न कुछ फ्लॉज थे। इसी सोच के साथ जो लू फेंग था वो आगे बढ़ता जा रहा था। फाइनली जो लू फेंग होता है वो एक एशियन सिटी के अंदर पहुंच जाता है जो कि चैंगफेंग सिटी था। क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा सोच के काफी ज्यादा आराम से आया था तो लू फेंग को यहाँ पे पहुंचने के लिए लगभग हाफ एरा लग चुका था। फेंग पूरी तरीके से अपने ऑरा को रिस्ट्रेन कर देता है एंड डायरेक्टली सिटी के अंदर एंटर कर जाता है। ये अंदर ज्यादातर जो लोग होते हैं वो लू फेंग के प्रेजेंस को डिटेक्ट नहीं कर पाते। फेंग के हिसाब से जो डार्क सीक्रेट रियलम था इसके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जितने भी लोग हैं जो सोर्स वर्ल्ड से आते हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग यहाँ पे आते हैं। वो सारे के
सारे लेट स्टेज डिवाइन एम्पर लेवल के ऊपर है एंड वो सारे के सारे ज्यादा से ज्यादा एनलाइटनमेंट है। साथ जो लू फैंग होता है वो अपने 3 दोस्तों को भी सेंस कर लेता है कि वही कल्टीवेटर टीम के अंदर से। लू फैंग को उनके पास जाने की कोई भी जल्दी नहीं थी। सबसे पहले जो लू फैंग होता है वो प्रीमोडियल हॉल की तरफ जाता है। इसके बारे में लू फैंग ने काफी कुछ सुना था। लू फैंग प्रीमोडियल हॉल के अंदर घुसता है तो उसे पता चलता है कि ये प्रीमोडियल हॉल कितना ज्यादा बड़ा है, पूरी की पूरी उलान सिटी से काफी गुना ज्यादा बड़ा है। लू फैंग डायरेक्टली प्रीमोडियल हॉल के 2nd फ्लोर के ऊपर जाता है। लू फैंग को 2 काफी ज्यादा बड़े फिगर्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि पूरी तरीके से मोशनलेसली खड़े थे। जैसे लू फैंग वहाँ पे अराइव होता है वो लोग अपनी आंखें खोलते हैं। इनका जो ऑरा था उन्होंने पूरी तरीके से 2nd फ्लोर को घेर के रखा था। उसके बाद वो जो 2 फिगर्स होते हैं उनमें से एक लू फैंग से कहता है, कल्टीवेटर लू फैंग, क्या आप यहाँ पे बैटल मेरिट्स को एक्सचेंज करने के लिए आए हो ट्रेजर्स के साथ? लू फैंग हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है। उसके बाद लू फैंग कहता है कि उसके पास कुछ लो लेवल के प्रीमोडियल लाइफ फॉर्म्स के कॉप्स है, उसको उसने हंट किया है एंड वो उन्हें एक्सचेंज करना चाहता है। इसी के साथ लू फैंग एक स्टोरेज ब्रेसलेट इन लोगों के हैंड ओवर कर देता है। इसी वो जो 2 पपेट्स होता है वो इस स्टोरेज ब्रेसलेट को देखते हैं। को इसके अंदर काफी ज्यादा ह्यूज नंबर के अंदर प्रीमोडियल लाइफ फॉर्म्स देखने के लिए मिलता है। वो जो पपेट्स होते हैं वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। अंदर कुल मिला के 9 सुपर लिमिट लेवल्स के लाइफ फॉर्म थे। 2902 डिवाइन एम्पर परफेक्ट लेवल की बॉडीज थी। 39,522 लेट स्टेज डिवाइन एम्पर लेवल की बॉडी थी एंड लगभग 68,990 मिडिल स्टेज डिवाइन एम्पर लेवल की बॉडीज, 83,560 अर्ली स्टेज डिवाइन लेवल की बॉडीज। इन सारी बॉडीज को एक्सचेंज करने के बाद जो लू फैंग का करंट बैटल मेरिट स्कोर था वो बन रहा था 27,17,660। ये सुनने के बाद लू फैंग के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है क्योंकि उसका जो करंट बैटल मेरिट था वो लगभग 7 मिलियन बैटल मेरिट से ज्यादा था। काफी सारे पीक लेवल के पावर ऑप्स है जो कि डार्क सेक्रेट रियल्म के अंदर है, उनके पास भी इतना बैटल मेरिट नहीं होगा जितना लू फैंग के पास है। अगर नॉर्मली पीक लेवल के एग्जिस्टेंस को देखा जाए उनके पास में भी मिलियंस के अंदर बैटल मेरिट हो सकता है। गाइस, जो बैटल मेरिट्स होता है अगर आपको इनको करेंसीज के अंदर कन्वर्ट करना हो आप इन्हें प्रीमोडियल क्रिस्टल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। अगर लू फैंग के करंट स्कोर को अगर प्रीमोडियल क्रिस्टल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है उसकी कीमत लगभग टेंस ऑफ ट्रिलियंस की होगी। तो मैं काफी ज्यादा खुश था। फिर वो 1st फ्लोर के ऊपर चला जाता है प्रीमोडियल हॉल के कि वो इन सारे के सारे कॉप्स को सेल कर सके। जो फर्स्ट लेवल था प्रीमोडियल हॉल का चैंगफेन सिटी के अंदर वो काफी ज्यादा स्पेशलाइज था लो लेवल प्रीमोडियल लाइव कॉप्स के लिए। वहाँ पे लू फैंग को कुल मिला के 3 सेलर्स देखने के लिए मिलता है जिनको लू फैंग बताता है कि पास एक लो लेवल प्रीमोडियल लाइव कॉप्स का पूरा बैच है एंड वो उसे बेचना चाहता है। लू फैंग के हाथों के अंदर उसका स्टोरेज ब्रेसलेट था। फैंग डायरेक्टली उस ब्रेसलेट की सील को रिमूव कर देता है एंड उन तीनों पार्टीज को उस ब्रेसलेट के अंदर झांकने देता है। वो लोग उस ब्रेसलेट के अंदर झांकते हैं वो लोग पूरी तरीके से स्टन रह जाते हैं। उन्हें कभी भी इतने सारे लो लेवल के प्रीमोडियल लाइव कॉप्सेस नहीं देखे थे अपनी जिंदगी के अंदर। लगभग 1-1.5 हजार के करीब अगर कोई प्रीमोडियल लाइव कॉप्सेस को बेचे तो उसे ऑलरेडी काफी ज्यादा माना जाता है। लू फैंग के इस ब्रेसलेट के अंदर तो लाखों के अंदर संख्या थी। इस डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर हंटिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल था। अगर आप कमजोरों को मारते हो यानी कि लोग कमजोर लो लेवल प्रीमोडियल लाइफ फॉर्म्स के ऊपर अटैक करते हो काफी ज्यादा चांसेस है कि पावरफुल वाले आपके ऊपर अटैक कर दे। यही चीज देख के लोग काफी ज्यादा शॉक थे। अगर लू फैंग के पास वीक लो लेवल के प्रीमोडियल लाइफ फॉर्म्स भी है भी इतने ज्यादा क्वांटिटी के अंदर कैसे है। के बाद वो तीनों काफी ज्यादा शॉक थे। उनमें से एक लू फैंग को पूछता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका नाम क्या है? लू फैंग कहता है मेरा नाम लू फैंग है एंड तुम तीनों में से जो भी मुझे हाईएस्ट प्राइस देगा मैं उसे ये सारे के सारे लो लेवल प्रीमोडियल लाइफ फॉर्म भेज दूंगा। अगर मैं तुम तीनों से सेटिस्फाई नहीं रहता तो मैं दूसरे सिटी के अंदर चला जाऊंगा। वो तीनों कहता है प्लीज आपको ज्यादा जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बिजनेस डील है काफी ज्यादा बढ़िया है। इसके लिए सबसे पहले हमारे ऊपर वाले लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। डेफिनेटली आपके लिए एक सेटिस्फैक्टरी प्राइस लेके आएंगे। ये तीनों जब इन सारी चीजों का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे एंड अपने हायर अप से बात कर रहे थे तभी लू फैंग को कुछ सिमिलर से और आज अपने पीछे से सेंस करने के लिए मिलता है। पीछे हम लोगों को वही 3 कल्टीवेटर्स देखने के लिए मिल सकते थे क्योंकि उलान सिटी के अंदर आए थे। लू फैंग इनसे मिलकर काफी तक खुश हो जाता है। इसमें चीजन, वू जुई, डिवाइन एम्पर बाइयन थी। वो डेफिनेटली काफी हाई स्टेटस होल्ड करते थे चिंग फैंग सिटी के अंदर। इसलिए ये तीनों जैसे यहाँ पे आते हैं बाकी के लोग इन लोगों को ग्रीट करते हैं। इन तीनों को अगर देखा जाए तो ये लोग टॉप 100 लोगों के अंदर आते हैं। लू फैंग इन तीनों की तरफ देखते हुए कहता है ओरिजिनली मैंने प्लान तो किया था तुम तीनों से मिलने का, देखो तुम मुझे यहीं पे मिल गए। तभी जो ची फैंग होता है वो हंसते हुए कहता है आपने इतनी बड़ी विक्ट्री ली थी, इतना सारा आपके पास ग्रेट स्पॉइल्स है वॉर का कि इतने सारे क्रॉप्स है, छोटे मोटे वेंडर्स है, इन लोगों के औकात के बाहर है। ये डेफिनेटली अपने हायर अप्स को इस वक्त बुला रहे होंगे। लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, चलो तब तक हम लोग घूम के आते हैं। वह जो चिंग फैंग होता है वो उन तीनों की तरफ जाता है एंड कहता है तुम तीनों के पास अगर पैसे नहीं होंगे तो तुम तीनों मिलके भी इन सारे के सारे लो लेवल प्रीमोडियल लाइफ फॉर्म्स को खरीद सकते हो। जो प्राइस है वो सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए मेरे लिए एंड लू फैंग के लिए, ना हम इन्हें नहीं बेचेंगे। बाद ये चारों के चारों यहाँ से निकल जाता है एंड ये सारे के सारे वूजियो डिवाइन एम्पर के केव मेंशन के अंदर जाते हैं। प्रीमोडियल हॉल के अंदर जितने भी ये सारे लोग थे ये लोग काफी शॉक थे। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि डिवाइन एम्पर लू फैंग आखिर ये है कौन। अभी अभी यहाँ पे आया आते इतने सारे वॉर के स्पॉइल्स लेके आया, इसके अलावा इसकी पहचान इतने बड़े लोगों से है।
बाद सीन शिफ्ट होता है हम लोग को एक पेल लार्ज व्हाइट केव के अंदर ये चारों देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे बैठ के लोग दारू पीते हैं एंड काफी सारी बातें करते हैं। जनरली जो बाइन थी वो सक्लूजन के अंदर जाने वाली थी, लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि लू फेंग यहाँ पे आने वाला है, वो लू फेंग से मिलने के बाद ही सक्लूजन के अंदर जाना चाहती थी। के साथ वो जो औरत होती है वो लू फेंग से बताती है कि किस तरीके से उसे काफी ज्यादा मुश्किल आ रही है कल्टीवेशन के लिए। इतने सालों से कल्टीवेशन करने के बाद भी वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। पॉइंटर्स उसके लिए बेनिफिशियल तो होता है, मिलियन एंड बिलियंस ऑफ एरास के अंदर कल्टीवेशन करने के बाद भी वो कुछ भी नहीं है। इस पीक लेवल के ऊपर पहुंच गई है, ये अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ा बॉटम नेक है। लेकिन वो डेफिनेटली लू फेंग की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। ये लू फेंग ने अभी अभी अपना ब्रेक थ्रू किया है एंड डेफिनेटली लू फेंग इन तीनों को सरपास कर चुका है। एक बार लू फेंग की स्ट्रेंथ स्टेबलाइज हो जाए वो इवन और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। लू फेंग का पोटेंशियल काफी ज्यादा था इन तीनों के कंपैरिजन के अंदर। तो डेफिनेटली लू फेंग के अच्छे गुड टर्म्स के अंदर रहना चाहते थे कि एक बार जैसी जो लू फेंग है वो इस केज के बाहर निकल जाए, यानी कि केज के बाहर जंप कर जाए, उसके बाद लू फेंग इन लोगों के टोटली औकात के बाहर चला जाएगा। तब ये लू फेंग के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बना पाएंगे। लू फेंग सेम चीज इन लोगों के साथ भी डिस्कस करता है जो भी उससे डिफिकल्टी आ रही है, जैसे कि अगर उसके पास एक बहुत बड़ी सी मैसिव सी फिजिकल बॉडी है, वो उसे किस तरीके से कल्टीवेट कर सकता है, किस तरीके से उसे मैनेज कर सकता है। इनमें से किसी को भी ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था। बाई इन डिवाइन एम्पर कहता है मे बी इतनी बड़ी हाई लेवल की प्रीमोडियल लाइफ बॉडी को कंट्रोल करने के लिए आपको केज के बाहर जंप करना पड़े। लू फेंग को भी कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए वो बस हाँ के अंदर मुंडी ला रहा था। जो बोजियो होता है उसे कुछ सेंस होता है एंड वो तुरंत स्माइल करते हुए लू फेंग की तरफ देखता है एंड कहता है वो जो सिटी के सेलर्स थे उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया एंड उन्होंने मुझे कहा वो तुम्हें 73 ट्रिलियन प्रीमोडियल क्रिस्टल देने के लिए तैयार है। प्राइस था ये काफी ज्यादा डिसेंट था। लू फेंग को पता था कि उसके इन सारी की सारी डेड बॉडीज की क्या प्राइस है। इसके बाद ये लोग लू फेंग को बताता है कि लू फेंग को जो हाईएस्ट प्राइस है वो मिल सकता है डिवाइन एम्पर जी के, ड्रैगन 9, डायन मोनार्क, कुछ और लोगों का नाम लेता है। ये पूरे डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं और एक तरीके से स्ट्रॉन्गेस्ट भी समझ सकते हो। फिलहाल ये लोग डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर पूरी तरीके से इनविंसिबल है, लेकिन ये सही लेवल में इनविंसिबल नहीं है। अगर ये सही में इनविंसिबल होते तो कब का युआन के जो भाड़े की टट्टू है वो इनको उठा के लेके गए होते। बात काफी ज्यादा सोचने के बाद जो लू फेंग होता है वो सोचता है वो सिटी लॉर्ड को बेचेगा। सिटी लॉर्ड के ऑफर से काफी ज्यादा सेटिस्फाई था। वही जो बुजी होता है वो लू फेंग को कहता है लू फेंग क्या आपको कोई ट्रेजर खरीदना है, क्योंकि इतना ज्यादा जो प्राइमोडियल क्रिस्टल है वो कलेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। आप कुछ ट्रेजर्स खरीद लेते हो तो उनका प्राइस ऑटोमेटिकली उसके अंदर मैनेज हो जाएगा एंड इनको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। कहता है हाँ वैसे मुझे कुछ सप्लाईज की जरूरत तो है। जो लू फेंग होता है वो कुछ ऑक्सिलरी कल्टीवेशन ट्रेजर्स को खरीद लेता है। लू फेंग हर एक लो लेवल प्रीमोडियल लाइफ की ब्लड लाइन को खरीदता है। उनके लाइफ के अंदर भी जो उनके अलग अलग टाइप्स थे उनका हर एक का एक एक सेट खरीदता है। लू फेंग इस वक्त काफी ज्यादा अमीर था, कुछ भी खरीद सकता था। काफी कुछ खरीदने के बाद भी जो लू फेंग का जो टोटल कॉस्ट आया था वो बस 1252 प्राइमोडियल क्रिस्टल्स ही आया था। अभी भी जो लू फेंग था उसके पास ट्रिलियंस के अंदर प्राइमोडियल क्रिस्टल्स थे। जो लू फेंग होता है वो कुछ सुपर लिमिट लेवल की ब्लड लाइंस को भी खरीद लेता है। हर एक सुपर लिमिट लेवल की ब्लड लाइन की जो कॉस्ट थी वो थी 5 बिलियन प्रीमोडियल क्रिस्टल्स। इसलिए जो लू फेंग होता है वो कुल मिला के 189 टाइप्स की सुपर लिमिट लेवल की बॉडीज को खरीद लेता है। सारी चीजें मिलाने के बाद भी जो लू फेंग का टोटल कॉस्ट बना था वो था 300 बिलियन प्रीमोडियल क्रिस्टल्स। अभी भी लू फेंग के पास बहुत सारे पैसे थे फिलहाल के लिए लू फेंग के लिए, क्योंकि ये मोर देन इनफ था। इसलिए लू फेंग कहता है फिलहाल इतना मेरे पास भेज दो, कुछ 1000 एरास के लिए इतना ही सामान मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद जो भी उसको आगे खरीदना होगा वो बाद में सोचेगा। इसके बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है गाइस ये लोग कुछ टाइम और बात करते हैं एंड फिर जो चीज़न होता है वो लू फेंग से कहता है द लू फेंग आपके पास कुल मिला के 73 ट्रिलियन प्रीमोडियल क्रिस्टल्स थे, बस आपने उसका एक बहुत ज्यादा छोटा सा हिस्सा खरीदा है, छोटे से हिस्से को स्पेंड किया है, बाकी का हिस्सा शायद से आप प्रीमोडियल हॉल के अंदर जाके खर्च करना चाहोगे। लू फेंग हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है क्योंकि डेफिनेटली जो सबसे ज्यादा रेयर ट्रेजर्स है वो प्रीमोडियल हॉल के अंदर ही मिलेंगे। फिर ये लोग बताते हैं कि इस तरीके से 73 ट्रिलियन प्रीमोडियल क्रिस्टल्स अपने साथ कैरी करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, यानी कि रास्ते में लू फेंग को कोई भी लूट सकता है। इसी के साथ गाइज हम लोगों को कुछ सुपर पावर्स के बारे में पता चलता है जो कि डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर है, बट मैं इनके बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर ज्ञान नहीं देने वाला कि इन लोगों का जो रोल है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये लोग कुछ लू फेंग को प्रिकॉशंस लेने के लिए कहते हैं, जैसे कि वो लोग लू फेंग को पहले कहते हैं फेंग जो भी कुछ खरीदना है वो जल्दी जल्दी खरीद के अपने पैसे उड़ा दे। क्वेश्चन है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने जो प्रीमोडियल क्रिस्टल्स है इनको बैटल मेरिट्स के अंदर कन्वर्ट कर दे, इसके थ्रू उसकी ये बैटल मेरिट चोरी ना हो पाए। वैसे भी प्रीमोडियल हॉल के अंदर भी जो ज्यादा चीज है वो सारी की सारी बैटल मेरिट्स के थ्रू ही खरीदी जा सकती है। प्रीमोडियल क्रिस्टल से बस कुछ ऑर्डिनरी ट्रेजर्स को ही खरीदा जा सकता है। ये बात जो लू फेंग होता है वो कुल मिला के 73 टाइप्स की कुछ ऐसी चीजों को खरीदता है या फिर कुछ ऐसी ब्लड लाइन्स को खरीदता है जो कि लाइफ एंड डेथ को सिग्निफाई करती हो। की कॉस्टिंग आती है कुछ लू फेंग को
30 बिलियन प्रिमोडियल क्रिस्टल्स के आसपास। बहुत सारे पैसों को जो लू फैंग होता है वो कुछ बैटल मेरिट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। वही हम लोग को यहाँ पे एक और चीज पता चलती है, प्रिमोडियल क्रिस्टल्स को बैटल मेरिट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कुछ चार्जेस लगते हैं। ये भी इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने प्रिमोडियल क्रिस्टल्स को एक्सचेंज कराना है। अगर आपको इमरजेंसी के अंदर करवाना हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। एंड लू फैंग जल्दी से जल्दी इन सारे के सारे प्रिमोडियल क्रिस्टल्स को बैटल मेरिट के अंदर कन्वर्ट करना चाहता था, इसलिए जो भी इनके चार्जेस थे लू फैंग उसके कंपैरिजन के अंदर कम से कम 2 गुना इन लोगों को ऑफर कर देता है। कहता है मुझे जल्दी से जल्दी अपने बैटल मेरिट्स को एक्सचेंज कराना है, यानी कि कुछ एक एरा के अंदर अंदर ही ये कुछ 3 से 4 ट्रांजेक्शन के अंदर हो जाने चाहिए। हर बारी के अंदर कम से कम 10 मिलियन बैटल मेरिट्स होने चाहिए कि 2 से 3 बारी के अंदर ये पूरा का पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा। फैंग हाई प्राइस के अंदर भी बैटल मेरिट्स को खरीदने के लिए तैयार हो चुका था। वही पूरे के पूरे डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर एकदम से हड़कंप सा मच चुका था कि लू फैंग 73 बिलियन प्रिमोडियल क्रिस्टल्स को एक्सचेंज कर रहा है बैटल मेरिट से, वो भी डबल प्राइस के साथ। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि लू फैंग के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। सभी के सभी लोग लू फैंग की लगभग हिस्ट्री को छानने लग जाते हैं। सभी लोगों को पता चलता है कि जो लू फैंग है वो बस यूलान सिटी के अंदर कुछ 2000 एपॉक से ही है। इतने कम टाइम के अंदर ही वो ऑलरेडी इतना था पावरफुल बन चुका है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो लू फैंग है वो एक्चुअल में काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन है, कोई एशियंट बीइंग है, बस यूलान सिटी के अंदर काफी ज्यादा लंबे टाइम से छुप के बैठा हुआ था। उस सुपर लिमिट लेवल की लो लेवल एन्चेंटिंग हार्ट फॉर्म का वेट कर रहा था उसके बर्थ होने का। ना इतना ज्यादा पावरफुल कोई कैसे हो सकता है इतना ज्यादा कम टाइम के अंदर। एंड लू फैंग की इतनी ज्यादा चमकी हुई किस्मत को देख के इन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ हम लोग को देखने के लिए मिलता है लू फैंग ने लगभग सब कुछ खरीद लिया था, मतलब हर एक लो लेवल की प्रिमोडियल ब्लड लाइन को खरीद लिया था जो भी लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड थी। वही 73 टाइप ऑफ हाई लेवल की प्रिमोडियल ब्लड लाइन्स को खरीद लिया था एंड काफ़ी सारे ऑक्सिलरी कल्टीवेशन ट्रेजर्स जिसका कॉस्ट लगभग 688 बिलियन हो गया था। स्टिल जितना लू फैंग को मिल रहा था उसके कंपैरिजन के अंदर ये कुछ भी नहीं था। फैंग ने यहाँ पे आते ही ऑलरेडी अपना नाम बना लिया था पूरे के पूरे डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर। वही जिन फोर्सेस को लू फैंग ने डिक्लाइन कर दिया था, यानी कि क्योंकि लू फैंग ने डायरेक्टली सिटी लॉर्ड को चूज किया था एंड उसके साथ अपना ट्रांजिशन किया था, बाकी के जो 2 फोर्सेस थे वो ऑफेंड हो गए थे, इसलिए वो डेफिनेटली लू फैंग को लूटना चाहते थे। लोग जानते थे कि जो लू फैंग है वो लार्ज प्रिमोडियल हॉल की तरफ जरूर जाएगा एंड जब वो वहां पे जाएगा तो वो उन लोगों के पास इकलौता ऑप्शन होगा, एक अपॉर्चुनिटी होगी लू फैंग को लूटने की। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को लू फैंग का केव देखने के लिए मिलता है। लू फैंग के केव के अंदर कुछ टाइम के अंदर 73,000 बिलियन प्रिमोडियल क्रिस्टल्स पहुंच चुके थे। इसी के साथ काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर ब्लड लाइन और बैटल मेरिट्स एंड साथ ही साथ और भी काफ़ी सारी ऑक्सिलरी ट्रेजर्स, सारा का सारा जितना भी सामान था वो सारा का सारा देने के लिए पर्सनली सिटी लॉर्ड खुद आया था लू फैंग को एंड इसलिए लू फैंग उन्हें बू करके थैंक्स कहता है। इसी के साथ जो बची कुची लू फैंग की बिजनेस डील्स होती है वो भी लू फैंग इसी जगह पे कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को लैंड ऑफ ओरिजिन देखने के लिए मिलता है, एक शांत रूम के अंदर हुयांग सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर। स्टार टावर के अंदर हम लोगों को एक चट्टान देखने के लिए मिल सकती थी के अंदर सारे के सारे लो लेवल के प्रिमोडियल ब्लड लाइन्स थे जो भी लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड थे। कुल मिला के 73 टाइप्स की हाई लेवल प्रिमोडियल ब्लड लाइन्स थी एंड उनकी बॉडीज थी। लू फैंग ने हर एक टाइप के ब्लड लाइन मटेरियल को कलेक्ट करके रखा था, फिर चाहे वो डिवाइन एम्पर लेवल के ऊपर हो, मिडिल स्टेज डिवाइन एम्पर लेवल के ऊपर हो, लेट स्टेज के ऊपर हो या फिर डिवाइन परफेक्शन के ऊपर हो। सुपर लिमिट लेवल के भी काफी सारे कॉप्स पड़े हुए थे यहाँ पे कचरे की तरह। सारी ब्लड लाइन्स की तरफ देखते हुए लू फैंग कहता है, मैं होप करता हूँ कि इन सारी चीजों को स्टडी करने के बाद मैं अपने बॉटम नैप को ब्रेक थ्रू करने का कोई रास्ता निकाल लूँ। इसके साथ जो लू फैंग होता है वो क्रॉस लेग करके बैठता है एंड उसके हाथों के अंदर एक रेड फ्रूट वाइन आ जाती है। ये भी काफी ज्यादा महंगी वाइन थी जो कि लू फैंग ने खरीदी थी। तो पीते ही लू फैंग के बॉडी के अंदर एक अलग सी एनर्जी से आ जाती है। लू फैंग की पूरी सोल नरिश हो जाती है, उसका कॉन्शियसनेस और ज्यादा एक्सेलरेट हो जाता है लगभग 100,000 गुना। देखिए वो जो कल्टीवेशन लोटस लू फैंग ने कंज्यूम किया था उसके कंपैरिजन के अंदर कम से कम 1000 गुना ज़्यादा। समझ सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल है ये। बाद जो लू फैंग होता है वो धीरे धीरे करके हाई लेवल की प्रिमोडियल ब्लड लाइन्स को स्टडी करना स्टार्ट करता है। मिला के लू फैंग के पास 73 हाई लेवल की प्रिमोडियल ब्लड लाइन्स थी, काफी ज्यादा केयरफुल तरीके से प्रिजर्व किया गया था क्रिस्टलाइन स्कारलेट लिक्विड के तौर पे एंड छोटी छोटी कांच की शीशियों के अंदर थी ये सारी की सारी ब्लड लाइन्स। सारी ब्लड लाइन्स को ऑब्जर्व करना काफी ज्यादा मुश्किल था, को ऑब्जर्व करने का जो डिफिकल्टी लेवल था वो काफी ज्यादा हाई था। इवन लू फैंग के पास आई ऑफ लाइफ एंड डेथ थी, स्टिल इन सारे के सारे ब्लड लाइन्स को ऑब्जर्व तो कर पा रहा था लेकिन नॉर्मल तरीके से। इन्हें काफी ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं पढ़ पा रहा था। काफी सारी ब्लड लाइन्स को एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली लू फैंग को कुछ मिलता है। लू फैंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। कुछ हाई लेवल की प्रिमोडियल ब्लड लाइन्स थी जिनका नाम था हेवनली फायर शैडो ब्लड लाइन्स थी। इनकी जो एक्चुअल बॉडी है वो काफी ज्यादा बड़ी है, काफी ज्यादा बड़ी। इनकी इतनी बड़ी बॉडीज को देखने के बाद जो लू फैंग होता है उसको ऐसा लग रहा था कि उसे जरूर कुछ न कुछ पता चलेगा कि ये लोग किस तरीके से अपने इतने बड़े मैसिव साइज को कंट्रोल करते हैं।
कुल मिला के लू फेंग को मिले थे 3 क्रिएचर्स। एक का नाम था हेवनली फायर शैडो, दूसरे का नाम था घोस्ट प्रिज्म डिजास्टर बीस्ट, तीसरे का नाम था 9 हेडेड चॉस बीस्ट। सभी की काफी ज्यादा बड़ी बड़ी बॉडीज थी इनके पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर। लू फेंग कंफ्यूज हो रहा था कि उसे किसको पहले पढ़ना चाहिए। वो सोचता है बारी बारी से ही पढ़ूंगा, सभी को बारी बारी से ऑब्जर्व करूंगा। इसलिए जो लू फेंग होता है वो सबसे पहले हेवनली फायर शैडो को देखता है, उस ब्लड लाइन को देखता है एंड उसके अंदर से लू फेंग को कुछ छोटी मोटी डिटेल्स पता चलती है। उसके थ्रू लू फेंग एक बेसिक अंदाजा लगा पा रहा था कि ये लोग किस तरीके से अपनी इतनी बड़ी मैसिव ब्लड लाइन को कंट्रोल करते हैं। इसी के थ्रू हम लोगों को पता चलता है कि जो बड़ी साइज की बॉडीज होती है उनके अंदर काफी सारी सेल्स होते हैं एंड इन्हीं सेल्स को लाइफ यूनिट कहा गया है। यहाँ पे इनके बॉडी के अंदर लगभग बिलियन से ट्रिलियंस की कैटेगरी के अंदर प्रिमोडियल कॉस्मोस होंगे। इन प्रिमोडियल कॉस्मोस के अंदर अरबों खरबों के करीब उसके लाइफ सेल्स, उसका जो हर एक लाइफ सेल्स होंगे उन सभी लाइफ सेल्स की अपनी अपनी एक अलग कॉन्शियसनेस होगी। कुछ की सबकॉन्शियस होगी सोचने की, कुछ की फाइट करने की, कुछ बहुत आलसी होंगे तो कुछ काफी ज्यादा प्लीजेंट इमोशंस वाले होंगे, कुछ काफी ज्यादा गुस्से वाले होंगे। लेकिन कुल मिला के ये ऐसा बताना चाह रहा था कि उसके बॉडी के अंदर जितने भी कॉस्मोस है, जितने भी सेल्स है, सभी की अपनी अपनी एक अलग सब कॉन्शियसनेस है। एंड जब ये सारी की सारी सब कॉन्शियसनेस आपस में मिलती है तब जाके कोई भी एक लाइफ फॉर्म प्रोड्यूस होता है। जब बड़ी सी फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तुम्हारा जो स्पिरिचुअल कंट्रोल है वो काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए, अभी जाके तुम माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम को स्टेबलाइज कर पाओगे। लू फेंग जैसे अपनी माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम को पूरी तरीके से कल्टिवेट कर लेता है अच्छी से, भी उसके बाद वो इस बॉटम नेक को क्रैक कर पाएगा। लेकिन तो लू फेंग को एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी, वो हाई लेवल पिरामिडल ब्लड लाइंस को ज्यादा अच्छी तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ के थ्रू। इसके कारण जो लू फेंग था वो बस आधी अधूरी चीजों को ही समझ पा रहा था। इन आधी अधूरी चीजों के थ्रू अगर वो अपना माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम को परफेक्ट करने जाता है उसे मिलियन बिलियन एराज लग जाएंगे। लू फेंग सोचता है उसे कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि वो इस तरीके से पूरी तरीके से कंप्लीट हाई लेवल की प्रिमोडियल ब्लड लाइंस को स्टडी कर पाए। अचानक से लू फेंग के दिमाग में कुछ आता है, उसे इन्फिनिट स्पेस की याद आती है। एक ट्रेजर था जो कि उसकी मदद कर सकता है। लू फेंग ने काफी लंबे टाइम से काफी सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठा करके रखे थे, उसने उन रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल नहीं किया ताकि वो सही वक्त पे उसके काम आए। फाइनली लू फेंग को एक चीज नजर आती है जो थी एक्सचेंज विजडम बुक। विजडम बुक थी, इसकी कीमत लगभग 2 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स के आसपास थी। विजडम बुक है ये किसी प्रिमोडियल एंसेस्टर की बॉडी के मटेरियल से बनी है। इसकी जो वैल्यू है वो आई ऑफ लाइफ एंड डेथ से कई गुना ज्यादा है। किसी भी चीज को एनालाइज कर सकती है, ये ग्रेट डाउट्स को स्टडी करने में मदद कर सकती है। नॉर्मली जो आई ऑफ लाइफ एंड डेथ है वो मेनली फोकस करता है किसी भी चीज की वाइटलिटी, डिस्ट्रक्शन एंड वीकनेसेस को देखने के लिए। किसी भी चीज के ब्लड लाइन को ऑब्जर्व करने के लिए वो इतना ज्यादा काम नहीं आता। जो विजडम बुक है वो काफी ज्यादा अलग है, मदद से आप किसी भी प्रिमिटिव लाइफ कॉर्प्सेस को पूरी तरीके से रिसर्च कर सकते हो, समझ सकते हो। विजडम बुक है ये भी काफी ज्यादा फॉरबिडन है सोर्स वर्ल्ड के बाहर लेके जाने के लिए। बार जैसी जो भी पर्सन इस विजडम बुक को एक्सचेंज करता है वो जैसे ही मरता है, ये जो विजडम बुक है ये अपनी असली जगह पे चली जाएगी। इस विजडम बुक को आज तक जितने भी लोगों ने एक्सचेंज किया उनमें से ज्यादातर लोग ऑलरेडी ब्रेडेड केज को एस्केप कर चुके हैं। सारे के सारे ज्यादातर आई ऑफ लाइफ एंड डेथ वाले एक्सचेंजर्स है। विजडम बुक को एक्सचेंज करने के बाद लू फेंग के पास कुल मिला के कुछ 11,093 पॉइंट्स ही बचे थे। लू फेंग की जितनी भी सेविंग्स थी वो सारी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। ये बुक वैसे तो दिखने में काफी ज्यादा ऑर्डिनरी सी लगती थी, लेकिन क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 2 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स है, वो भी इन्फिनिट स्पेस के अंदर, इसी चीज से पता चलता है कि ये जो बुक है ये कितनी ज्यादा रेयर है, ये कितनी ज्यादा मदद कर सकती है लू फेंग के साथ। लू फेंग के सिंगल थॉट के साथ ही जो बुक होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। इसकी बुक के अंदर से निकलने वाली जो फ्लक्चुएशन होती है ताकि उस हेवनली फायर शैडो की ब्लड लाइन को पूरी तरीके से एनवेलप कर लेती है, उसे पूरी तरीके से कम्प्लीटली एनालाइज कर देती है। एंड उस बुक के अंदर उसके बारे में सारी की सारी जानकारी आ जाती है। पेजेस थे पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर थे, जिसके अंदर काफी सारे काउंटलेस लेयर्स थी स्पेस की। कुल मिला के वो जो प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म था उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस बुक के अंदर आ चुकी थी। इस बुक के अंदर सब कुछ लिखा जा चुका था, लेकिन स्टिल इस बुक को पढ़ना इतना आसान नहीं था। सब चीजों को समझना अभी भी काफी मुश्किल हो रहा था। फेंग के सर के ऊपर उसका जो आई ऑफ लाइफ एंड डेथ था वो तुरंत खुल जाता है। इसकी मदद से वो उस विजडम बुक को रीड करने की कोशिश करता है। बाद जो लू फेंग होता है वो क्रॉस लाइक करके बैठता है, अपने आप को शांत करता है एंड उन 3 ब्लड लाइंस को कल्टीवेट करता है जिसके अंदर माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम थी। शिफ्ट होता है हम लोगों को डार्क सीक्रेट रेलम के अंदर चैंगफेंग सिटी देखने के लिए मिलती है। अभी जो लू फेंग था वो बोजुएन डिवाइन एम्पर के साथ रह रहा था। फैक्ट जो बाई इन डिवाइन एम्पर एंड चीज एन एम्पर थे, ये दोनों के दोनों यहाँ पे परमानेंटली एक साथ ही रहते थे। फेंग उनसे कहता है कि उसका जो एनर्जी रिजर्व्स है वो काफी तक कम है। जो एनर्जी रिजर्व्स है वो बस कुछ 4000 के आसपास है उसकी परफेक्ट डिवाइन बॉडी के। जो और ज्यादा एनर्जी रिजर्व्स की जरूरत है ताकि वो अपनी माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम को टेस्ट कर सके। कोई पर्सन माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम को एक्टिवेट करता है या फिर उसे कल्टिवेट करता है तो उसे बीच बीच में प्रैक्टिकल टेस्टिंग करना काफी ज्यादा एसेंशियल है। पूरी तरीके से इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम की। फेंग के पास पहले काफी ज्यादा शॉर्ट कल्टिवेशन एक्सपीरियंस था, उसके पास अभी एनर्जी रिजर्व की भी काफी ज्यादा कमी आ रही थी। फेंग बुजियोडुआन एम्पर से कहता है कि उसके पास कोई ऐसा क्विक मेथड है जिसके थ्रू वो जल्दी से जल्दी अपनी एनर्जी रिजर्व्स को बढ़ा सके। कहता है इस तरह के काफी सारे मेथड्स है प्राइमोडियल सिटी के अंदर, सारी ऐसी इनफिटल वाइटल एनर्जी
आइटम्स आती है या फिर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आती है जिनको ऑब्जर्व करके जितनी चाहे उतनी ज़्यादा वाइटल एनर्जी को कलेक्ट किया जा सकता है। बस उसे एंडोर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ब्रदर लू फेंग, इस वक्त आपके लिए ये सूटेबल नहीं होगा कि आप चैंगफेंग सिटी को छूटो। आपको सजेस्ट करूंगा कि फिलहाल के लिए आप कुछ स्पेशल ट्रेजर्स के बारे में सोचो। फेंग कहता है बिल्कुल, क्या क्या आप मुझे कुछ दिला सकते हो? फेंग को कोई दिक्कत नहीं थी, वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था इन सब चीज़ों के लिए। तो डिवाइन एम्पर तुरंत अपने एक फ्रेंड को कांटेक्ट करता है। बस एक डिवाइन फेदर था जिसकी वजह से लू फेंग की एनर्जी रिजर्व काफी ज्यादा तेजी से बढ़ सकती थी। और लू फेंग के लिए वो जो सेलिंग प्राइस था वो 5.5 मिलियन प्रिमोडियल क्रिस्टल्स का रखता है। लू फेंग इस चीज को खरीद लेता है। उसी के बाद जो वुज हुआ एम्पर होता है वो लू फेंग से कहता है, लू फेंग आप लाइफ एंड डेथ के सीक्रेट ट्रेजर्स को खरीदना चाहते थे ना हाई प्राइजेस के अंदर, इस न्यूज को रिलीज कर दिया। फाइनली अभी 5 डिवाइन एम्पर्स ऐसे हैं चैंगफेंग सिटी के अंदर अपने लाइफ एंड डेड टाइप के सीक्रेट ट्रेजर्स को बेचना चाहते हैं। किसी भी टाइम आपको विजिट कर सकते हैं। उन लोगों को भी तभी क्यों नहीं समन कर लेते जब आप डिवाइन एम्पर यू ही को समन करोगे उस फेदर के लिए। लू फेंग के अंदर मुंडी हिला देता है। लू फेंग के पास इस वक्त उसका अनडाइंग हार्ट एंड पाम वर्ल्ड था। लू फेंग के जो कॉम्बैट मेथड्स थे वो काफी सिंपल थे और ज्यादा पावरफुल सीक्रेट ट्रेजर्स की जरूरत थी कि उनको कोऑर्डिनेट करके वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। इसी के साथ जो लू फेंग होता है वो डिवाइन एम्पर यू ही को थैंक्स कहता है कि मदद करने के लिए, जिसके कारण लू फेंग को जल्दी से जल्दी लाइफ एंड डेथ के सीक्रेट ट्रेजर्स मिल पाए थे। एक्चुअली ये लोग लू फेंग के ऊपर कोई फेवर नहीं कर रहे थे। लोग पहले से जानते थे कि जो लू फेंग है वो आगे जाके काफी ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। कि जब इन तीनों का ग्रुप गया था युलान सिटी के अंदर युआन जुआन से मिलने के लिए, वो लोग लू फेंग के पोटेंशियल से अवेयर हो चुके थे। तब से ही वो लोग सीक्रेटली लू फेंग को फॉलो करना भी स्टार्ट कर चुके थे। इस साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है चीफेंग सिटी के अंदर लू फेंग बुजियो के केव मेंशन के अंदर था। आज ऐसे लोग लू फेंग को मिल चुके थे जो कि लाइफ एंड डेथ के सीक्रेट ट्रेजर्स को लू फेंग को देने के लिए तैयार हो चुके थे, ट्रेड करने के लिए तैयार हो चुके थे। इसके साथ हम लोग को एक ग्रैंड मेंशन देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर लू फेंग टॉप सीट के ऊपर बैठा हुआ था। वो बारी बारी से इन लोगों से मिल रहा था। सबसे पहले एक बंदा आता है जिसका नाम था डिवाइन एम्पर यू ही। डिवाइन एम्पर यू ही था, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से ब्लैक फेदर्स थे। जिसका जो सर था वो किसी परिंदे जैसा था। ये देखा जाए तो ये काफी ज्यादा रेयर लाइफ फॉर्म है। इस बंदे के पास एक वर्ल्ड ओरिजिन बीट थी कि लगभग बिलियंस ऑफ एरा से इस बंदे के पास थी। काफी ज्यादा काम की चीज है। स्माइल करके लू फेंग की तरफ देखते हैं, कहता है काफी ज्यादा खुशी हुई कि ये जो वर्ल्ड ओरिजिन बीट है आपके काम आ सकेगी। और ये सारे के सारे लोग लू फेंग के बारे में इतना कुछ नहीं जानते थे। ये लोग जानते थे कि जो मास्टर युआन जुआन है, डिवाइन एम्पर बुजियो है एंड इनका जो ग्रुप है लोग काफी ज्यादा पॉपुलर लोग थे। अगर लू फेंग का उठना बैठना इन लोगों के साथ है तो डेफिनेटली जो लू फेंग है वो भी कोई छोटी तोप नहीं है। लू फेंग है वो ऑलरेडी एक पीक एक्सिस्टेंस था इवन डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर आने से पहले। बस यही एक पॉइंट था जिसके कारण जितने भी बाकी के लोग थे वो लू फेंग को काफी ज्यादा इज्जत से बात करते थे। इस टाइम बात करने के बाद जो यो ही होता है वो यहाँ से चला जाता है। इन लोगों को ऑलरेडी ट्रेड का बात हो चुका था, कितने में लेना है कितने में देना है, और लू फेंग ने इसे थोड़ी देर के बाद बुलाया था वापिस से। ये बंदा भी खुशी खुशी चला जाता है लू फेंग को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दिखाते हुए। इसके बाद बाकी के जो 5 गेस्ट थे वो बारी बारी से आते हैं। ये सारे 5 गेस्ट एक साथ आते हैं। जो 5 गेस्ट थे जब ये लू फेंग को अपने सामने देखते थे इन लोगों को काफी ज्यादा पावरफुल प्रेशर फील होता है। लू फेंग था वो मिड सीट के ऊपर बैठा हुआ था। जो बाकी के 3 लोग थे यानी कि बोजियो उसके बाकी के 2 दोस्त लू फेंग के आजू बाजू में बैठे हुए थे। लू फेंग इतना पॉपुलर नहीं था इन लोगों के बीच में। लू फेंग का ऑरे के थ्रू पता चल रहा था कि लू फेंग बोजियो एंड बाकी के उन लोगों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लू फेंग बाकी 5 लोगों की तरफ देखते हुए कहता है सारे के सारे लोग लाइफ एंड डेथ सीक्रेट ट्रेजर मुझे बेचना चाहते हो। काफी ज्यादा खुशी हुई। सब मुझे बारी बारी से अपने सीक्रेट ट्रेजर्स दिखा सकते हो। हमारे ट्रेजर्स के हिसाब से तुम्हें सुटेबल प्राइस दूंगा। अगर तुम्हें प्राइस पसंद आती है तो तुम सेल कर सकते हो एंड अगर तुम्हें नहीं आती तो तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ हम लोगों को 5 सीक्रेट ट्रेजर्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि बारी बारी से अपीयर होते हैं। पहला एक पिल फर्नेस था, दूसरा एक फॉर्मेशन डायग्राम, तीसरा एक बड़ी सी कुल्हाड़ी, चौथा एक बड़ा सा लॉन्ग स्पेयर एंड 5वीं एक पेंटिंग थी। फेंग सारे के सारे 5 सीक्रेट ट्रेजर की तरफ बारी बारी से देखता है। 5 सीक्रेट ट्रेजर अपने आप में काफी ज्यादा अलग थे। फेंग बारी बारी से इन 5 ट्रेजर्स की कीमत लगाना शुरू करता है। सबसे पहले वो उस पिल फर्नेस की कीमत लगाता है 20 बिलियन प्रिमोडियल क्रिस्टल्स। बाकी 4 ट्रेजर्स के लिए वो लगाता है 10 बिलियन प्रिमोडियल क्रिस्टल्स। जैसी ये सारी सारी डिवाइन एम्बर लू फेंग की कीमत सुनते तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि लू फेंग ने लगभग उनके ट्रेजर्स की डबल कीमत देने के लिए तैयार हो गया था। नॉर्मली इनके जो ट्रेजर्स थे वो 3 से 5 बिलियन के बीच में ही सेल होते। लू फेंग इनके ट्रेजर्स के लिए 10-10 बिलियन प्रीमोडियल क्रिस्टल्स देने के लिए तैयार हो चुका था इन्हें। लू फेंग ने सबसे ज्यादा कीमत उस बड़े से पिल फर्नेस की लगाई थी कि इन 5 को काफी ज्यादा सही कीमत मिल रही थी। ये लोग लू फेंग को सारे के सारे ट्रेजर्स बेच देते हैं। इन 5 ट्रेजर्स के साथ एंड कंबाइनिंग लू फेंग के पास उसका अनडाइंग हार्ट एंड पाम वर्ल्ड है। इसके साथ डेफिनेटली जो लू फेंग की स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अभी लू फेंग काफी ज्यादा सेटिस्फाई था इन सारे ट्रेजर्स को लेने के बाद। लू फेंग उन 5 ट्रेजर्स को अपने स्पेस स्टोरिंग के अंदर रख लेता है एंड वो सबसे पहले वर्ल्ड ओरिजिन बीट को बाहर निकालता है। वर्ल्ड ओरिजिन बीट था, इसके अंदर पर्पल कलर की लाइट जल रही थी। लू फेंग तुरंत अपनी जो कॉन्शियसनेस होती है वो इस वर्ल्ड ओरिजिन बीट के अंदर डालता है एंड इसे रिफाइन करना स्टार्ट करता है। वर्ल्ड ओरिजिन बीट को रिफाइन करना काफी ज्यादा आसान था, इसका कोई ओनर नहीं था।
धीरे धीरे करके लू फेंग इस वर्ल्ड ओरिजिन बीट की एनर्जी को अपनी एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। 3 दिन के अंदर अंदर ही जो लू फेंग की फिजिकल बॉडी की एनर्जी रिजर्व था वो ऑलरेडी मिलियंस बिलियंस फोल्ड्स के करीब बढ़ चुका था। लू फेंग पूरी तरीके से भर चुका था एनर्जी से एंड अभी वो धीरे धीरे करके एग्जॉस्ट होने लग गया था अपनी इतनी बड़ी फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करते करते कि ऑलरेडी इसके अंदर काफी ज्यादा इमेंस वेट आ चुका था। लू फेंग पूरी तरीके से चार्ज हो चुका था। लू फेंग इसके बाद अपने माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है कि वो प्रैक्टिस कर सके। लू फेंग के पास पहले इनफ एनर्जी रिजर्व्स नहीं था, इसके थ्रू वो माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम को प्रैक्टिस कर सके। इसी तरीके से हम लोग को देखने के लिए मिलता है लगभग 10,000 एराज इसी तरीके से बीत जाते हैं। हैंगफैंग सिटी के अंदर काफी सारे जो फैक्शंस थे वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स कॉज करने के लिए तैयार थे। इवन उन लोगों को जब पता चलता है कि लू फेंग के पास इतने सारे ट्रेजर्स है और लू फेंग ने इतनी सारी चीजें खरीदी है तो डेफिनेटली लू फेंग को लूटने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार थे। उनकी पूरी तरीके से लू फेंग के ऊपर ही नजर थी। वही दूसरी तरफ जो लू फेंग ने बैटल मेरिट्स के थ्रू ट्रेड किया था अपने उन कॉप्स को बेच के, लू फेंग के पास कुल मिला के 30 मिलियन मेरिट पॉइंट्स आ चुके थे ऑलरेडी। जिस जगह पे लू फेंग कल्टीवेशन कर रहा था वो जो जगह थी वो काफी ज्यादा सक्लूडेड थी। वहाँ पे काफी सारी फॉर्मेशंस की लेयर बनी हुई थी। फाइनली एक दिन लू फेंग इन फॉर्मेशन लेयर्स को तोड़ते हुए बाहर आता है। इन फॉर्मेशन लेयर्स के टूटने के कारण जो आसपास के लोग थे कि जो लू फेंग है वो इस वक्त भूजियो के केव के अंदर रह रहा है। भूजियो के केव के अंदर बाइयन एंड चीजन भी रहते हैं। जैसे इन लोगों को पता चलता है कि लू फेंग फाइनली सक्लूजन के बाहर आ चुका है, ये तीनों लू फेंग को ग्रीट करने के लिए चले जाते हैं। लू फेंग पहले जैसा ही सेम टू सेम दिख रहा था। इस बार लू फेंग का जो ऑरा था वो पहले के कंपैरिजन के अंदर काफी ज्यादा बढ़ चुका था। लू फेंग का जो नॉर्मल ऑरा ही था वो इन तीनों को सप्रेस कर रहा था। काफी ज्यादा सफोकेशन हो रही थी लू फेंग के सामने खड़े होने के लिए भी। जैसे लू फेंग को ये चीज रियलाइज होती है लू फेंग तुरंत अपने ऑरा को पूरी तरह से नॉर्मल कर लेता है। इसके साथ जो भूजियो होता है वो हंसते हुए लू फेंग की तरफ देखता है एंड कहता है ऐसा लगता है इस बार ब्रदर लू फेंग को काफी कुछ मिला है। लोग अभी तक पूरी तरीके से हिले हुए थे कि अभी अभी जो लू फेंग ने ऑरा शो किया था वो सही में काफी ज्यादा पावरफुल था। जो 2 मोस्ट पावरफुल लोग हैं पूरे के पूरे डार्क सीक्रेट रियलम के, यानी कि डिवाइन एम्परर जेके एंड ड्रैगन 9 डाओ मोनार्क, दोनों के ऑरास भी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है जितने ज्यादा पावरफुल इस वक्त लू फेंग का ऑरा इन लोगों को लग रहा था। स्माइल करके कहता है इंडीड बहुत तो फायदा हुआ है मुझे। सिल्क कल्टीवेशन के अंदर अभी भी काफी सारे ऑब्स्टिकल्स है। फिलहाल इस वक्त मैं प्राइमोडियल हॉल प्रिमोडियल सिटी के अंदर जाना चाहता हूँ। मुझे शायद से आप लोगों को थोड़ा सा परेशान करना पड़ेगा। जो भूजी होता है वो हंसते हुए कहता है ब्रदर लू फेंग आपके पास ऑलरेडी इतने सारे सफिशिएंट बैटल मेरिट है, वहाँ पे कोई भी चीज एक्सचेंज कर सकते हो। आपको डेफिनेटली अपने लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज वहाँ पे जरूर मिलेंगे। जो चैंगजन होता है वो लू फेंग को कहता है कि ऑलरेडी जो लू फेंग है वो टेंस ऑफ ट्रिलियंस प्रिमोडियल क्रिस्टल्स को अपने साथ कैरी कर रहा है। जैसे वो चैंगफिंग सिटी के अंदर एंटर करेगा प्रोबेबली हो सकता है कि उन लोगों के ऊपर डाका गिरे। इवन अगर ये तीनों के तीनों लू फेंग का बॉडीगार्ड बन के भी जाते हैं तो उसके बाद भी ये लोग डेंजर्स को हैंडल ना कर पाए। ये शायद से जो इन लोगों के ऊपर हमला करेंगे वो डार्क सीक्रेट रियलम के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लोग होंगे, क्योंकि छोटे मोटे लोगों की कोई भी औकात नहीं है लू फेंग के सामने। लू फेंग उन तीनों की तरफ देखता है एंड कहता है इन तीनों को इतना ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाद लू फेंग अपनी बैटल शिप को निकालता है एंड इन तीनों को लेके यहाँ से निकल जाता है। लू फेंग की कुछ बातें सुन के ये तीनों काफी ज्यादा शॉक थे कि लू फेंग के चेहरे के ऊपर कोई भी टेंशन नजर नहीं आ रहा था। इसका यही मतलब था कि जो लू फेंग है वो ऑलरेडी इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उसे इवन 8 वुल्व्स ऑफ हेवन इनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। जब तक कोई इनविंसिबल लेवल के ऊपर ना हो तब तक उनकी कोई भी औकात नहीं है इन लोगों के सामने। इन 8 की जो पीक पावर है वो मिला के इनविंसिबल लेवल के ऊपर चली जाती है। लोग जानते थे कि अगर उन 8 ने इन लोगों के ऊपर हमला किया तो ये तीनों मिलके उनका एक मुंह भी नहीं खा सकते। जो एम्पर होता है वो लू फेंग से कहता है मुझे लगता है कि हमें कुछ लोगों को और बुला लेना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। फेंग स्माइल करता है एंड कहता है अभी इस रॉबरी को कंफ्रंट करना चाहता हूँ, अभी देखना चाहता हूँ कि ये लोग किस तरीके से एक्शन लेते हैं। लू फेंग की बातें सुन के ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। लू फेंग डार्क सीक्रेट रियलम की पीक एग्जिस्टेंस से फाइट लेने की बात कर रहा था इस वक्त। डेफिनेटली जानते थे कि लू फेंग काफी ज्यादा पावरफुल है, बट अभी तक इन लोगों ने लू फेंग के पावर का नमूना नहीं देखा था। लू फेंग फालतू में और लोगों को नहीं बुलाना चाहता था, क्योंकि वो जितने ज्यादा लोगों को बुलाएगा उतने ज्यादा लोगों का उसके ऊपर फेवर बनेगा। फेंग इन तीनों को कहता है अगर आप तीनों मेरे साथ आ सकते हो तो ठीक है, वरना मैं अकेला भी जा सकता हूँ। तीनों लू फेंग की तरफ देखते हैं एंड कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम डेफिनेटली आपका साथ देंगे। पर लू फेंग कुछ नहीं कहता और इन तीनों को लेके अपने साथ निकल जाता है। फिलहाल तो इन तीनों की फटी पड़ी थी बहुत गंदी तरीके से। ये तीनों आपस में बड़बड़ा रहे थे पूरा टाइम रास्ते के अंदर। ब्रदर लू फेंग सही में इतना पावरफुल हो चुका है, सीक्रेट रूम डिवाइन एम्परर की 15 कंबाइंड फोर्सेस से अकेले डील कर सके। इस तरीके के कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रहे थे वो शायद उतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। अगर ब्रदर लू फेंग सही में उनके साथ फाइट कर सकते हैं, क्या वो ऑलरेडी इनविंसिबल लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं? लेकिन अगर वो इनविंसिबल लेवल के ऊपर पहुंच चुके तो अभी तक सीनियर युआन उनको लेने क्यों नहीं आए? सभी लोग काफी अच्छे तरीके से जानते थे इल्यूजन के बाद जो लू फेंग है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल हुआ है। लू फेंग कितना ज्यादा पावरफुल है इस चीज के बारे में ये लोग कुछ भी नहीं जानते थे। इस हम लोग को देखने के लिए मिलता है सेम डे के ऊपर जो लू फेंग होता है वो इन तीनों को लेके चैंगफिंग सिटी को लेफ्ट कर देता है और इन तीनों की फटी पड़ी रहती है। बाकी की जो फैक्शंस के लोग होते हैं वो लोग भी लू फेंग को देख लेते हैं। लू फेंग ऑलरेडी चैंगफिंग सिटी के बाहर निकल चुका है। जो सीक्रेट रूम डिवाइन एम्परर होता है वो तुरंत अपना मैसेज भेज देता है। वो 8 वुल्व्स को कमांड दे देता है लू फेंग को रॉब करने का। सीक्रेट रूम डिवाइन एम्परर एंड उसके ग्रुप काफी तेजी से
लू फेंग का पीछे करने लग जाता है। हम लोगों को एक ब्लैक वॉरशिप भी देखने के लिए मिलती है जिसके अंदर 8 वुल्व्स ऑफ हेवन थे। कुल मिला के 2 फैक्शंस थे जो कि लू फेंग के पीछे पड़े हुए थे। इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा था कि इस वक्त लू फेंग को कौन लूटने वाला है। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं ये जो 8 वुल्व्स है कि जो स्पिरिचुअल लेवल है वो ऑलरेडी ब्रेडेड केज के बाहर जंप कर चुके हैं। लोग इनविंसिबल लेवल से ज्यादा दूर नहीं है। इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इवन चैंगपेन सिटी के अंदर लगभग 100 ऑफ पीक लेवल की एग्जिस्टेंस है। इन सभी लोगों को भी कहीं ना कहीं भनक लग चुकी थी लू फेंग के ऊपर अटैक होने वाला है। वो लोग भी लू फेंग के पीछे पीछे निकल चुके थे इस टेरिफाइंग बैटल को विटनेस करने के लिए। एशियन शिप के अंदर हम लोग को बाई जियो, बाई येन, चिन जैन एंड लू फेंग देखने के लिए मिल सकता था। तीनों डेफिनेटली नोट कर पा रहे थे ना सिर्फ सीक्रेट ड्रीम्स डिवाइन एम्पर बल्कि जो स्काई वुल्फ 8 है वो लोग भी इन लोगों को चेस कर रहे हैं। इस वक्त ये लोग काफी ज्यादा प्रेशर फील कर रहे थे। इन लोगों के सर से पसीने टपक रहे थे। वही कैबिन के अंदर जो लू फेंग था वो काफी ज्यादा आराम से खड़ा था, सामने वाली सीनरी को देखते हुए स्माइल कर रहा था, ब्रॉड स्पेस को देख रहा था कि यहाँ का जो स्पेस है वो कितना ही ज्यादा स्टेबल है लेकिन साथ ही साथ कितना ज्यादा खतरनाक है। सीक्रेट रिलम के अंदर कोई भी कमजोर आदमी नहीं टिक सकता। लो लेवल प्रिमिटिव लाइफ है उसका काफी ज्यादा मुश्किल है इस जगह पे सरवाइव करना। भाई इसी के साथ जो लू फेंग होता है वो अपनी कल्टीवेशन के बारे में सोच रहा था। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो लू फेंग है वो हेवनली फायर शैडो, कूस प्रिज्म, डिजास्टर बीस्ट, 9 हेडेड कॉज बीस्ट, तीनों जो बीस्ट है इन लोगों के पास काफी ज्यादा बड़ी बॉडी है। इन लोगों की डेड बॉडी के ऊपर लू फेंग रिसर्च कर रहा था कि ये लोग अपनी इतनी बड़ी बॉडी को किस तरीके से कंट्रोल करता है। फिलहाल इन तीनों की बॉडी को रिसर्च करने के बाद लू फेंग के पास कुल मिला के 3 सेट्स आ चुके थे माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम के। इन तीनों में से एक भी जो पाथ था वो लू फेंग के लिए सुटेबल नहीं था, इसलिए लू फेंग समझ चुका था कि उसे खुद का माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। फिलहाल इन तीनों के माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम्स को मिला जुला के लू फेंग ने अपना एक प्रोटोटाइप बना लिया था खुद का माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम का। इसके थ्रू जो लू फेंग था वो ऑलरेडी मिलियन फोल्ड परफेक्ट डिवाइन बॉडी एनर्जी रिजर्व वाली बॉडी को कंट्रोल कर सकता था। थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हाफ प्रिमिटिव लाइफ एंड डेथ पाथ के लोग होते हैं उन्हें आराम से 12 बिलियन फोल्ड एनर्जी रिजर्व को मास्टर करना होता है। लू फेंग अभी भी काफी था पीछे था। फेंग कुछ भी करके अपनी एनर्जी रिजर्व को 12 बिलियन फोल्ड तक इंक्रीज करना चाहता था और पहुंचना चाहता था उस लेवल के ऊपर। इसके साथ वो जो तीनों लोग होते हैं वो लू फेंग को तुरंत बताते हैं पीछा किया जा रहा है। लू फेंग होता है स्माइल करता है एंड कहता है क्या 15 पीक एग्जिस्टेंस उनका पीछे कर रही है। इसी के साथ जो लू फेंग होता है वो अपनी बायोमेट्रिक डिस्ट्रक्शन आई को ओपन कर लेता है, आसपास की सराउंडिंग को काफी ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देखता है। फेंग देखता है कि उनके सामने की तरफ एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बना हुआ है एंड उसी फॉर्मेशन के एंड के अंदर उन्हें वो 15 पीक एग्जिस्टेंस नजर आ रहे थे। जो फॉर्मेशन थी वो लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। बोजियो, बाइयन एंड जीजन ये तीनों समझ जाते हैं कि ये जो फॉर्मेशन है ये प्रिमोडियल एनिलेशन एरे है, सही में काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है। लू फेंग इस फॉर्मेशन को देखता है वो तुरंत अपने शिप से बाहर आ जाता है। तो जो लू फेंग था वो काफी ज्यादा परफेक्ट तरीके से अपने मिलियन फोल्ड परफेक्ट डिवाइन बॉडी एनर्जी रिजर्व वाली बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। लू फेंग के आसपास का जो स्पेस होता है वो तुरंत डिसऑर्ड होना शुरू हो जाता है। सिटी के अंदर जो लू फेंग था वो ऑलरेडी इतना ज्यादा वीक था लेकिन तब भी उसके पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो आराम से इसको फाड़ के आराम से टेलीपोर्टेशन कर सकता था। अभी लू फेंग के जस्ट खड़े होने से आसपास का स्पेस कोलैप्स होने लग गया था। इसी के साथ लू फेंग जिधर खड़ा था उसके पीछे का जो पूरा का पूरा स्पेस होता है वो कोलैप्स होना स्टार्ट होने लग जाता है। एक तरीके से पीछे की तरफ एक पूरा का पूरा डार्क होल बन चुका था कि सामने वाली फॉर्मेशंस और फॉर्मेशंस के अंदर जो भी लोग थे उन सभी लोगों को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। जो लू फेंग के पीछे का डार्क होल था वो इतना ज्यादा पावरफुल था, उसके अंदर जाने वाली हर एक चीज पूरी तरीके से खत्म हो जा रही थी। लोग जब लू फेंग को देखते हैं लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, कहता है क्या क्या लू फेंग डिवाइन एम्पर क्या वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है उस चीज को, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। तो कोई भी अपने नेक्ड आई से देख सकता था कि लू फेंग के अगल बगल का पूरा जो वर्ल्ड है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर रहा है। लू फेंग इस वक्त सेंटर के अंदर खड़ा है, उसके आसपास का जितना भी एरिया है वो पूरी तरीके से ट्विस्टेड है एंड आसपास का स्पेस टूट के ऑब्जर्व हुआ जा रहा है। इस तरीके से इस जगह का जो स्पेस टाइम था वो भी काफी ज्यादा हैवी था। 15 पी के एग्जिस्टेंस लू फेंग को लूटने के लिए आए थे वो लोग इस वक्त नोटिस करते हैं वो लोग इस वक्त इतनी ज्यादा बड़ी मुसीबत के अंदर फंस चुके कि इवन वो लोग यहाँ से भाग भी नहीं सकते। उनके आसपास का स्पेस टाइम इतना ज्यादा हैवी हो चुका था, यहाँ से भाग पाना उन लोगों के लिए लगभग पूरी तरीके से नामुमकिन था। लू फेंग था वो बस अपनी जगह के ऊपर खड़ा था, वो आसपास के सीन को देख रहा था, वो उन लोगों को स्ट्रगल करते हुए देख रहा था एंड स्माइल कर रहा था। इस वक्त जो लू फेंग था इवन उसे इन लोगों के पास जाने की नीड भी नहीं थी। लू फेंग को जस्ट अपनी जगह के ऊपर खड़ा रहना था एंड ये लोग बारी बारी से अपने आप ही लू फेंग की तरफ खींचे चले आ रहे थे। भाई इन पांचों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त क्या हो रहा है इन लोगों के साथ। 15 लोगों की पावर मिला के किसी भी पीक लेवल की एग्जिस्टेंस इतनी पावर बन जाती है, बट उसके बाद भी वो लू फेंग के सामने पूरी तरीके से कम्प्लीटली पावरलेस फील कर रहे थे। क्या लू फेंग ऑलरेडी इनविंसिबल लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। इस वक्त इन लोगों के लिटरली फट चुके थे। इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये लोग सही में लू फेंग यानी कि किसी पीक लेवल के या फिर किसी इनविंसिबल एग्जिस्टेंस को ऑफेंड कर चुके हैं। डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर जो इनविंसिबल लेवल है वो ऑलरेडी सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल है। एक बार कोई भी जो कल्टिवेटर
ट्विटर होता है उसके बारे में न्यूज फैलती है कि वो इनविंसिबल पीक लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। जितने भी पीक लेवल के पावर हाउसेज होते हैं सारे के सारे उस बंदे को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोग इस इनविंसिबल पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो इनविंसिबल पर्सन है ये ब्रेडेड केज के थ्रू जंप कर जाएगा। जंप करने के बाद इन लोगों की कोई भी औकात नहीं रहेगी। उससे पहले अगर ये लू फेंग के साथ कुछ अच्छे कनेक्शन बना लेता है तो डेफिनेटली इन लोगों का जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। एक बार फ्यूचर के अंदर जो लू फेंग है वो ब्रेडेड केज को जंप कर जाए उसके बाद तो घंटा किसी को भाव नहीं देने वाला। तो जो 15 लोग थे जो कि लू फेंग को लूटने के लिए आए थे, जो लू फेंग के काफी ज्यादा नजदीक आ चुके थे, वो लू फेंग के काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। उनके आसपास का जो भी स्पेस होता है इनविजिबल फोर्स फट के इन सभी लोगों को आपस में बंदी बना लेता है, यानी कि काइंड ऑफ इन सभी लोगों को जगह के ऊपर ही पूरी तरीके से आइसोलेट कर देता है। सभी लोग जगह पे खड़े खड़े लू फेंग को ग्रीट करते हैं। इन सभी लोगों को पता था कि ये लोग ऑलरेडी मुसीबत के अंदर फंस चुके हैं, लेकिन अभी सर झुकाने के अलावा इन लोगों के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। ये लोग कहते हैं हमें माफ कर दो, हम फुलिश थे, हमें 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 बहकाया गया था, हमने अपनी लालच के अंदर एंड रिसोर्सेज के लिए ये सब चीजें किया, प्लीज प्लीज डिवाइन एम्पर लू है, हमें माफ कर दो। जो लू फेंग होता है वो बूजियो बोयन एंड चिनजेन की तरफ देखता है एंड कहता है तुम्हें क्या लगता है इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या मार देना चाहिए। तो ये तीनों पूरी तरीके से सदमे के अंदर जा चुके थे लू फेंग की स्ट्रेंथ को देख के। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था इन लोगों की आंखों के सामने, ये लोग क्या देख रहे हैं। अभी इन लोगों को समझ आ रहा है कि लू फेंग ने ऐसा क्यों बोला था कि वो अकेले उन सभी लोगों को हैंडल कर सकता है, क्योंकि जो ब्रदर लू फेंग है वो शायद ऑलरेडी इनविंसिबल लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। लोग लू फेंग के सामने गिड़गिड़ाते हैं, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करता है। इस वक्त अगर लू फेंग चाहता तो इन लोगों को पूरी तरीके से खत्म भी कर सकता था। अगर लू फेंग इनको नहीं खत्म करता इवन लू फेंग इन लोगों का करियर भी खत्म कर सकता है, क्योंकि एक बार अगर सभी लोगों को पता चल गया कि लू फेंग इनविंसिबल लेवल के ऊपर है, इन 15 लोगों ने लू फेंग को उंगली है, इन लोगों की कोई भी इज्जत नहीं रह जाएगी डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर। डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर इनका रहना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। इस लगभग पूरे के पूरे डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर इनविंसिबल लेवल को भगवान की तरह देखा जाता है। फेंग इन लोगों की तरफ देखता है एंड कहता है में से हर एक बंदा मुझे 5 ट्रिलियन प्रिमोडियल क्रिस्टल कंपनसेट करेगा। तुम सब लोगों के मिलके हो जाते 70 ट्रिलियन प्राइमोडियल क्रिस्टल्स। 75 ट्रिलियन प्रिमोडियल क्रिस्टल्स कंपनसेट करो और मैं तुम्हें जाने दूंगा, अदरवाइज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम 15 लोगों का जीना हराम कर दूंगा पूरे की पूरे डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर। मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारा फैक्शन स्टेबलाइज नहीं करने दूंगा डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर। के बाद उनमें से एक बंदा उठ के लू फेंग से पूछता है हम सभी लोगों को 75 ट्रिलियन प्रिमोडियल क्रिस्टल मिलके देने हैं या हम सभी लोगों को सेपरेटली तुम्हें 5 ट्रिलियन प्रिमोडियल क्रिस्टल देने पड़ेंगे। लू फेंग कहता है तुम सभी लोगों को पे करने पड़ेंगे एंड अगर तुम में से एक ने भी पे नहीं किया सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा। बाद लू फेंग उन लोगों की तरफ देखता है कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए 75 ट्रिलियन प्रिमोडियल क्रिस्टल इस वक्त एक्युमुलेट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें 1000 एपॉक्स का टाइम देता हूँ। 1000 एपॉक्स के अंदर अंदर मुझे सारे पैसे नहीं मिले, मैं अपने अवतार को डिस्पैच करूंगा, डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर तुम्हारे जितने भी अवतार है सारे के सारे खत्म कर दूंगा। लू फेंग की धमकी सुन के सभी लोगों की फटके हजार हो जाती है एंड ये लोग कहते हैं भरोसा रखो, हम डेफिनेटली तुम्हें 75 ट्रिलियन प्रिमोडियल क्रिस्टल पे करेंगे, हमें बस थोड़ा सा टाइम दो। एंड गाइस ये लोग लू फेंग को लूटने आए थे एंड एट द एंड लू फेंग ने इन लोगों को लूट लिया। पीछे से हम लोगों को एक और स्पेसशिप देखने के लिए मिल सकती थी, इसके अंदर कुल मिला के 8 लोग थे। गाइस ये 8 वुल्फ से लोग भी लू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे। जब ये लोग देखते हैं लू फेंग अभी भी जिंदा है, वूजियो एंड बाकी सब लोग भी अभी भी जिंदा है, इन लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि ये लोग जानते थे कि लू फेंग के ऊपर पहली गाइस क्योंकि ये लोग काफी अच्छी तरीके से जानते थे लू फेंग के ऊपर ऑलरेडी सीक्रेट ड्रीम डिवाइन एम्पर ने हमला किया है, यानी कि उसके 15 चेले। अभी लू फेंग को इस वक्त यहाँ पे सही सलामत नहीं होना चाहिए था। लू फेंग के साथ बूजियो, बाइयन, चीजैन ये तीनों भी पूरी तरीके से सही सलामत थे। देखा जाए तो अभी तक ये लोग लू फेंग वाली लोकेशन के ऊपर पहुंचे नहीं थे, ये लोग अभी भी काफी ज्यादा दूर थे। स्टिल ये इन सभी लोगों के ऑरास को फील कर सकते थे कि ये लोग अभी भी पूरी तरीके से जिंदा एंड ठीक ठाक हालत के अंदर है। कुछ तो भी अजीब लगता है, इन जब तक ये लोग इन सब चीजों के बारे में सोच पाते तभी अचानक से इनकी जो स्पेसशिप होती है काफी ज्यादा तेजी से लू फेंग के वोर्टेक्स के अंदर खिंचने लग जाती है एंड कुछ टाइम के अंदर ये लोग अपनी पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन स्टिल उसके बाद भी ये लोग लू फेंग के वोर्टेक्स के अंदर खींचे चले जाते हैं। फाइनली ये लोग लू फेंग के सामने अपीयर हो जाते हैं। लू फेंग इन 8 की तरफ देखता है एंड कहता है क्या तुम लोग भी मुझे लूटने के लिए आए हो? वही जो 8 वुल्फ्स थे ये लोग पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे कि अभी इन लोगों के साथ क्या हुआ है। इन लोगों के सामने भी काफी ज्यादा शॉकिंग नजर आता कि सीक्रेट ड्रीम डिवाइन एम्पर के जो बाकी के चेले थे 15 वो इस वक्त लू फेंग के सामने अपना सर झुका के खड़े थे। साइड के अंदर बोजियो, बाइयन एंड चीजैन ये लोग भी सर झुका के खड़े थे। इसका मतलब जो लू फेंग है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल है। एंड गाइस ये लोग वुल्फ है तो ये लोग काफी ज्यादा चालाक किस्म के लोग हैं। नोवेल के अंदर इन्हें 8 फ्रेंड ऑफ साइरस भी कहा गया है, लेकिन मैं इन्हें वुल्फ ही कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रोनाउंस करना ज्यादा आसान है। ये 8 के 8 नाक के अंदर मुंडी हिलाते हुए कहता है नहीं हम ऐसा क्यों करेंगे, तो इस एक्साइटिंग बैटल को देखने के लिए आए थे। लेकिन ये जो सीक्रेट डिवाइन एम्पर की फ्लाइंग बोट है की बोट काफी ज्यादा तेज थी हमारे बोट की कंपैरिजन के अंदर, लेकिन तुम्हें असैसिनेट करने का हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं था। हम सब लोग सीनियर स्काई वुल्फ को फॉलो करते हैं तो हमारे पास रिसोर्सेज की कोई भी कमी नहीं है, भला हम क्यों तुम्हें लूटने के लिए आएंगे यहाँ पे। लू फेंग इन लोगों की तरफ देखता है एंड फिर हाँ के अंदर मुंडी हिलाता है एंड फिर कहता है हाँ वैसे तुम्हारी बातें सेंस तो बना रही है थोड़ा बहुत। इन लोगों के फेसेस के ऊपर भी एक छोटी छोटी सी स्माइल देखने के लिए मिल सकती थी। एक्चुअल में देखा
देखा जाए तो इन लोगों की फटी पड़ी हुई थी। लू फेंग भी काफी अच्छी तरह से जानता था कि ये लोग यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने कोई भी गलती की नहीं थी, इसलिए लू फेंग इन लोगों को छोड़ देता है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को सेम टाइम के ऊपर प्राइमोडियल हॉल देखने के लिए मिलता है प्रिमोडियल सिटी के अंदर। प्रिमोडियल हॉल था, ये काफी ज्यादा बड़ा था, यानी कि पूरी की पूरी ह्यूलान सिटी से भी ज्यादा बड़ा। इसके अंदर काफी सारी केव मेंशंस थी। इन्हीं केव मेंशंस के अंदर एक बंदा हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था। इसके सिल्वर कलर की आईब्रोज और सिल्वर कलर के बाल थे। एक बाइनोकुलर जैसी चीज से लू फेंग की तरफ देखता है, काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लू फेंग ने किस तरीके की पावर को समन करके रखा है, आसपास का पूरा स्पेस टाइम फटा हुआ है। क्या ये बंदा ऑलरेडी इनविंसिबल लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। उसके साइड में हम लोगों को एक वुमेन भी देखने के लिए मिल सकती थी, जिसने फायर रेड कलर के रॉब्स पहन के रखे थे। काफी ज्यादा शॉक हो जाती है एंड वो कहती है अभी तक इस बंदे ने ब्रेडेड केज के थ्रू अपना एस्केप भी नहीं किया, स्टिल अभी से इतना ज्यादा पावरफुल है। ऐसा लगता है आने वाले कल के अंदर ये डेफिनेटली सारी की सारी पीक लेवल की एग्जिस्टेंस को सरपास करने वाला है। तरीके की जीनियस सही में काफी ज्यादा रेयर होता है। हमें जल्दी से इसके बारे में लॉर्ड को बता देना चाहिए। लॉर्ड और कोई नहीं, युआन है। ये दोनों युआन के चेले हैं। कुल मिला के जब भी कोई बंदा इनविंसिबल लेवल के ऊपर अपना ब्रेक थ्रू करता है, लोग तुरंत उस पर्सन को नोटिस कर लेते हैं। उसके बाद वो युआन को जाके रिपोर्ट कर देता है। उसके बाद जो युआन है वो खुद आके उस पर्सन को अपने साथ लेके जाता है अदर गाइडेंस के लिए, ताकि वो ब्रेडेड केज के थ्रू एस्केप कर सके। वो लोग युआन को बताते हैं कि इस बंदे का नाम लू फेंग है और ये सोर्स वर्ल्ड से है। इसे डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर बस कुछ 1000 एपॉक्स हुआ है और ऑलरेडी ये इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। बंदे की स्पिरिचुअल विल अभी तक ब्रेडेड केज के थ्रू एस्केप नहीं की। भाई उसने अपने प्रिमोडियल ब्लड लाइन सिस्टम को कन्वर्ट किया है। इस बंदे की जो स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी इनविंसिबल लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है। जो युआन की कॉन्शियसनेस होती है वो तुरंत डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर हर एक चीज को देखने लग जाती है। तुरंत उसे लू फेंग स्पॉट होता है। लू फेंग को दूर से देखता है। वो देखता है कि लू फेंग के आसपास का पूरा जो रिलम है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो रहा है। सीक्रेट रूम डिवाइन एम्पर के जो 15 चेले हैं वो इस वक्त लू फेंग के सामने अपने घुटनों के ऊपर है। भाई 8 फ्रेंड्स ऑफ साइरेंस की 8 वुल्फ्स वो लोग भी काफी ज्यादा अनईजी सा फील कर रहे हैं। लू फेंग की तरफ देखते हैं, स्माइल करता है एंड कहता है ये बच्चा ये लैंड ऑफ ओरिजिन से है। एक बार फिर से फाइनली सोर्स वर्ल्ड से कोई बंदा इमर्ज हुआ है। ये बात जो युआन के 2 चेले होता है वो युआन से कहता है और क्या हम लू फेंग को गाइड करें। ना के अंदर मुंडे लाते हुए कहता है ज्यादा जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस वक्त इसे डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है, कि अभी तक इसने हाफ प्रिमोडियल लाइफ एंड डेथ पाथ को भी पूरी तरीके से मास्टर नहीं किया। इसकी पावर्स पूरी तरीके से इनविंसिबल लेवल के ऊपर पहुंच चुकी हो, इन रूल सभी लोगों के लिए इक्वल होने चाहिए। बार जैसे ये इनविंसिबल लेवल के ऊपर पहुंच जाएगा तुरंत मुझे खबर कर देना। ये दोनों के दोनों जो युलान के चेले होते हैं वो युआन से कहता है लॉर्ड अगर इस वक्त लू फेंग को अगर डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर ही रखा जाएगा तो ये शायद से सारे के सारे डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर रहने वाले कल्टिवेटर्स के दिमाग के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। लू फेंग की स्ट्रेंथ ऑलरेडी इनविंसिबल रियल्म तक पहुंच चुकी है, उसके बाद भी अभी तक उसे कोई गाइड करने के लिए नहीं आया। युआन कहता है अगर ऐसी बात है तो उन्हें कंफ्यूजन के अंदर ही रहने दो। बार जैसी लू फेंग की स्पिरिचुअल विल या फिर उसका जो रियल्म है वो पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं उसे गाइड करूंगा। लू फेंग ये लाइफ एंड डेथ पार्ट को कल्टिवेट करता है। ये अभी तक पूरी तरीके से हाफ प्रिमोडियल लेवल के ऊपर नहीं पहुंचा, ये काफी ज्यादा टैलेंटेड है। ये एक्सट्रीम पाथ को फॉलो करता है। युलान के 2 चेले होते हैं, इनको एक्सट्रीम पाथ का मतलब समझ नहीं आता तो युआन इनको बताता है कोई फ्यूजन डाउ को प्रैक्टिस करता है तो उसे काफी ज्यादा फोकस रहना पड़ता है, काफी ज्यादा बैलेंस रहना पड़ता है। अगर वो एक्सट्रीम तक उस चीज को कल्टीवेट कर रहा हो उसकी जो डिफिकल्टी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। लू फेंग इतने कम टाइम के अंदर यहाँ तक आ पाया, ये चीज सही में काबिल तारीफ है। देखना चाहूंगा कि ये खुद के दम के ऊपर और कहाँ तक पहुंच सकता है। इस बंदी के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, ये हाफ प्रिमोडियल लेवल के ऊपर पहुंचता है मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म करो। जो युआन का अवतार होता है वो यहाँ से डिस्पर्स हो जाता है। लोगों को लू फेंग देखने के लिए मिलता है, इसके पीछे का जो स्पेस फट रहा था वो ऑलरेडी पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका था। ये जो 15 लोग थे यानी कि 15 सीक्रेट रूम डिवाइन एम्परर्स के चेले तो ऑलरेडी लू फेंग 1000 एपॉक्स का टाइम दे चुका था फुल कंपनसेशन करने के लिए। अभी यहाँ पे इन लोगों के पास रुकने का कोई मतलब नहीं था। फेंग तुरंत बोजियो, बाइयन एंड चीजैन इन तीनों को लेता है अपनी स्पेसशिप के अंदर, यहाँ से निकल पड़ता है। भाई जाते जाते हम लोग को 8 फ्रेंड्स ऑफ साइरस भी देखने के लिए मिलता है, यानी कि वो 8 वुल्फ जो कि लू फेंग को ग्रीट करते जाते जाते। फेंग के जाने के बाद ये लोग चैन की सांस लेते हैं। ये लोग काफी ज्यादा खुश थे एंड काफी ज्यादा लकी भी। लू फेंग ने अपना गुस्सा इन लोगों के ऊपर नहीं निकाला। जो लू फेंग था उसकी स्पेसशिप काफी ज्यादा तेज थी, इसके अंदर ही वो पूरी तरीके से स्पेस के अंदर गायब हो जाती है, यानी कि टेलीपोर्ट कर देती है। बोजियो, बाइयन, चीजैन ये लोग जो लू फेंग के शिप के अंदर बैठे रहते हैं ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि लू फेंग इस तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस ट्रेवल कैसे कर पा रहा है। तो किस चीज के बारे में सोच ही रहे थे। वही दूसरी तरफ जो लू फेंग था वो ये सोच रहा था कि इस बैटल के अकॉर्डिंग वो जो 15 लोग अभी अभी लू फेंग ने हराया था वो 15 के 15 काफी ज्यादा मीडियोकर लेवल के थे। लू फेंग इनके सामने अपनी रियल पावर्स को नहीं दिखा पाया। इन 15 को हराने के बाद लू फेंग डेफिनेटली एक इनविंसिबल एग्जिस्टेंस बन चुका होगा पूरे के पूरे डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर। एंड अगर लू फेंग एक इनविंसिबल एग्जिस्टेंस ऑलरेडी बन चुका है तो अभी तक लू फेंग को गाइड क्यों नहीं किया जा रहा। इन सब चीजों के बारे में लू फेंग सोच रहा था। अभी बोजियो पीछे से आता है और लू फेंग को कहता है ब्रदर लू फेंग आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यही सोच रहे होंगे कि अगर आप ऑलरेडी इनविंसिबल लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं तो जो युआन है वो अभी तक आपको लेने के लिए क्यों नहीं आए, अभी तक उन्होंने आपको गाइड क्यों नहीं किया। सीनियर युआन है वो सही में काफी ज्यादा बिजी रहता है। हो सकता है कि वो अगले दिन आ जाए लेकिन हो सकता है कि उन्हें आने में कुछ 1000 एपॉक्स और लग जाए, काफी ज्यादा कॉमन है। फेंग के अंदर मुंडी हिला देता है। उसके बाद वो लार्ज प्रिमोडियल हॉल की तरफ निकल पड़ता है।
वही हम लोगों को चीफ फैंग सिटी देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर काफी सारे जो पैनिकल लेवल के बींग्स होते हैं उन्होंने ऑलरेडी अपने अवतार्स को डिस्पैच कर दिया था कि वो लू फैंग एंड उन 15 लोगों के बीच का एक काफी ज्यादा घमासान युद्ध देख सके। वो लोग देखते हैं कि सीक्रेट यूनिवर्स डिवाइन एम्पर के वो 15 चेले, वुल्फ 8 कंपेनियन, ये सारे के सारे वापस लौट रहे हैं। तो लगता है कि लू फैंग ऑलरेडी मारा जा चुका है। फिर इन लोगों को बूजियो का ऑरा फील होता है। प्रिमोडियल सिटी की तरफ जा रहा था, बूजियो लू फैंग के साथ था। अगर बूजियो जिंदा है तो बाकी लोग भी जिंदा है। इन लोगों को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी। 8 वुल्फ्स और 15 सीक्रेट यूनिवर्स और डिवाइन एम्पर के चेले सारे के सारे वापस लौट गए, लेकिन लू फैंग अभी भी जिंदा है। इसे कैसे हो सकता है? फिर वहाँ पे क्या हुआ? इन लोगों के मन के अंदर काफी ज्यादा सस्पिशन सा आ रहा था एंड इन लोगों के दिमाग के अंदर बस एक ही आंसर आ रहा था। इन सभी लोगों ने लू फैंग के सामने हार मान ली, या फिर लू फैंग इतना ज्यादा पावरफुल होगा, उसके स्टेटस के हिसाब से लू फैंग को हर्ट करना इन लोगों को सही नहीं लगा। कुछ टाइम के अंदर ये जो न्यूज होती है चारों तरफ फैल जाती है। जो सिटी लॉर्ड फैंग क्या होता है उसे इस सब चीजों के बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लू फैंग है वो ऑलरेडी इनविंसिबल हो चुका है पूरे के पूरे डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर। समझ नहीं आता कि लू फैंग को यहाँ पे आए हुए कुछ 1000 एराज ही हुए थे बस, एंड इतने कम टाइम के अंदर ऑलरेडी लू फैंग इनविंसिबल लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। कुछ टाइम पहले आप लोगों को याद होगा कि सिटी लॉर्ड फैंग क्या हो, इसी के साथ लू फैंग ने ट्रेड किया था। अभी इसे थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा था। इससे पहले लू फैंग के साथ काफी अच्छे कनेक्शन बनानी चाहिए थे। इसे मौका मिला था तब इसे लू फैंग के और ज्यादा क्लोज आ जाना चाहिए था। जब लू फैंग ऑलरेडी इनविंसिबल लेवल के ऊपर पहुंच चुका है, अभी इसकी कोई भी औकात नहीं रहेगी लू फैंग के सामने। लू फैंग है उसे यहाँ पे आए हुए बस 1000 एराज हुआ है। ऑलरेडी जो लू फैंग है वो डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर प्रिमोडियल हॉल की तरफ आगे निकल चुका है। लू फैंग इतना ज्यादा टेरिफाइंग पोटेंशियल कैसे कैरी करता है? बंदे को ऐसा फील होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इसे लू फैंग से वापस जाके मिलना चाहिए। फैंग से डेफिनेटली इस बंदे को कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी। एक बार लू फैंग को लेने के लिए अगर युआन आ गया, बाद जो लू फैंग है वो डार्क सीक्रेट रियल्म से यहाँ से चला जाएगा। उसके बाद जो सिटी लॉर्ड फैंग क्या होता है, उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आता है। उसका बड़ा भाई, इसका नाम था ड्रैगन 9 डाउस्ट मोनार्क, जो प्रिमोडियल हॉल के अंदर रहता था, प्रिमोडियल सिटी के गाइस टॉप 3 लोगों के अंदर आता है। लू फैंग के बारे में इस बंदे को बता देता है सारी की सारी चीजें, ताकि ये बंदा लू फैंग को प्रिमोडियल सिटी के अंदर वेलकम कर सके एंड लू फैंग के साथ थोड़े बहुत अच्छे कनेक्शन एस्टेबलाइज कर सके। हम लोग को प्रिमोडियल सिटी का सीन देखने के लिए मिलता है। फाइनली लू फैंग की शिप वहाँ पे अराइव कर चुकी थी। प्रिमोडियल सिटी के अंदर हम लोगों को क्विगे एंड जीफिया भी देखने के लिए मिल सकते थे, और कोई नहीं युआन के 2 चेले हैं जो लू फैंग को दूर से ही देख रहे थे। वो आपस में डिस्कस करते हुए कहता है कि जिस तरीके से लॉर्ड युआन ने बताया था, जो लू फैंग है वो बस एक कदम की दूरी के ऊपर है हाफ प्रिमोडियल लाइफ एंड डेथ पाथ से, यानी कि वो लगभग अपने बॉटम नेक के ऊपर है। वो कंटिन्यूसली उसे परफेक्ट करते जा रहा है। इस बंदे का पोटेंशियल कितना ही ज्यादा खतरनाक है। उनको ऐसा फील हो रहा था भले गाइस इस वक्त ये दोनों इतने ज्यादा पावरफुल है, पूरी तरीके से पूरे के पूरे डार्क सीक्रेट रियल्म के गार्डियंस है। लेकिन जैसे जो लू फैंग है वो ब्रेक थ्रू करेगा, वो इन दोनों से कहीं होना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। एंड इनको ये चीज काफी अच्छी तरीके से पता थी। इसलिए कहीं ना कहीं ये जो 2 गार्डियंस थे, ये लोग भी लू फैंग से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छे रिलेशन बना के रखना चाहते थे। दूसरी तरफ जो लू फैंग था वो ऑलरेडी प्रिमोडियल सिटी के अंदर पहुंच चुका था। वो देखता है कि जो सिटी है काफी प्रॉस्पेरस है युलान सिटी के कंपैरिजन के अंदर एंड चीफेंग सिटी के कंपैरिजन के अंदर। बायन होता है वो लू फैंग से कहता है जो जगह है इसे खुद सीनियर युआन ने बनाया है। यहाँ पे जो ट्रेजर्स को स्टोर किया जाता है सही में इनवैल्यूएबल है एंड काफी सारे काउंटलेस ट्रेजर्स है यहाँ पे तुम्हें 7 वर्ल्ड लेवल के प्रिमोडियल लाइफ कॉर्प्सेस भी मिल जाएंगे। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि जो प्रिमोडियल सिटी है पूरी तरीके से इंडिस्ट्रक्टेबल है। कोई लो लेवल का प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, बट वो प्रिमोडियल सिटी का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। और जो प्रिमोडियल सिटी है वो काफी ज्यादा सेफ है। प्रिमोडियल सिटी के अंदर रहना इतना ज्यादा आसान नहीं है। पे रहने की कोई भी रेसिडेंसी फीस नहीं है। यहाँ पे तुम्हें अपना खुद का केव मेंशन खरीदना पड़ता है। केव मेंशन के प्राइजेस है यहाँ पे वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है पूरे के पूरे डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर। बिकॉज जो पैनिकल लेवल के बींग्स होते हैं वही लोग यहाँ पे केव मेंशन को खरीद पाते हैं। लू फैंग बस हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है ये सारी इन्फॉर्मेशन को सुनने के बाद। फैंग सेंस करता है कि जो लैंड ऑफ ओरिजिन के जो 2 एंसिस्टर्स है इसी प्रिमोडियल सिटी के अंदर रहते हैं। इसका मतलब वो थोड़े बहुत वेल्दी होंगे, यानी कि थोड़े बहुत पैसे वाले। इसी के बाद जो लू फैंग होता है वो प्रिमोडियल हॉल की तरफ देखता है। लू फैंग की आंखों के सामने एक बहुत बड़ा लार्ज प्रिमोडियल हॉल था। फैंग डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर इसी लार्ज प्रिमोडियल हॉल के लिए आया था। इसके बाद ये चारों के चारों प्रिमोडियल हॉल के अंदर एंटर कर जाते हैं। इसी लोग प्रिमोडियल हॉल के अंदर एंटर करते हैं। एक आवाज इन लोगों के कानों के अंदर गूंजती है, कल्टीवेटर लू फैंग मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। लू फैंग कहता है कि उसे एक कल्टीवेशन केव मेंशन खरीदना है लार्ज प्रिमोडियल हॉल के अंदर। सामने से आवाज आती है कि यहाँ पे कल्टीवेशन केव मेंशन की जो एक्सचेंज प्राइस है वो है 1 मिलियन बैटल मेरिट। आप इसे सही में एक्सचेंज करना चाहते हो? लू फैंग हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है। फैंग का जो प्राइमरी गोल था यहाँ पे आने का ताकि यहाँ पे आके सबसे पहले एक कल्टीवेशन केव मेंशन को खरीदे। वही सामने से एक आवाज आती है कल्टीवेटर लू फैंग आपके नाम के ऊपर ये जिया केव मेंशन को रजिस्टर कर दिया गया है। आराम से अपने केव मेंशन को सेंस कर सकते हो। लू फैंग सेंस करता है कि लार्ज प्रिमोडियल हॉल के काफी ज्यादा डीप के अंदर इंडिपेंडेंट रियल्म में स्पेस एंड टाइम का लू फैंग से किसी तरीके से कनेक्ट हो गया है। ये लू फैंग की केव है कुल मिला के। बोजियो बाइजन चीजन लोग लू फैंग की तरफ देखते हैं कहते हैं हमारे पास कोई भी केव मेंशन नहीं है लार्ज प्रिमोडियल हॉल के अंदर। काफी ज्यादा लंबे टाइम से चेंग फैंग सिटी के अंदर रह रहा है। प्रिमोडियल सिटी के अंदर हमारे पास बस एक छोटा सा सिंपल सा केव मेंशन है, तो हम आपको यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएंगे। इसी के बाद जो चीजन होता है वो लू फैंग से कहता है लू फैंग आपको लाइफ एंड डेथ के सीक्रेट ट्रेजर लेने दे। लू फैंग कहता है
है मुझे ज्यादा सीक्रेट ट्रेजर्स नहीं लेने, 5 सीक्रेट ट्रेजर्स को सिलेक्ट करो जो सबसे बेस्ट हो। फ्रेंडली जो लू फैंग की प्रायोरिटी थी वो थी लाइफ एंड डेथ डाउ के अंदर हाफ प्रीमोडल स्टेप के ऊपर पहुंचना। तो उसके लिए इस वक्त जो लाइफ एंड डेथ के सीक्रेट ट्रेजर्स थे काफी ज्यादा इनसिग्निफिकेंट थे। कुल मिला के जो लू फैंग है वो ऑलरेडी इनविंसिबल लेवल तक अपनी स्ट्रेंथ को एक्सर्ट कर पा रहा है, वो ऑलरेडी पूरे डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल बन चुका है। तो ये ट्रेजर्स वगैरह लेके उसका ज्यादा कोई फायदा नहीं होने वाला। वो अपने लाइफ एंड डेथ डाउ के ऊपर फोकस कर रहा है। बार जैसे वो हाफ प्रीमोडल डाउ को पूरी तरीके से परफेक्ट कर लेता है, के बाद उसे युआन की गाइडेंस मिलेगी ब्रेडेड केज को एस्केप करने के लिए। फैंग इस वक्त काफी ज्यादा अमीर था, जैसे कि सीक्रेट न्यूज डिवाइन एम्परर के 15 लोग भी लू फैंग को 7500 बिलियन प्रीमोडल क्रिस्टल्स देने वाले थे। लू फैंग ज्यादा कंजूस नहीं बनना चाहता था यहाँ पे। उसके बाद ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। लू फैंग अपने नए क्यू मेंशन के अंदर चला जाता है। लू फैंग अपने क्यू मेंशन के अंदर जा रहा था, रास्ते में कोई भी ऑब्स्टिकल नजर नहीं आता, कोई भी दिक्कत नहीं होती। ऐसा फील कर रहा था कि यहाँ का जो टाइम एंड स्पेस है वो इस तरीके का जैसे कि ये टाइम एंड स्पेस उसी के थ्रू बन रहा है। क्यू मेंशन है ये स्पेस एंड टाइम के बीच में था। क्यू मेंशन के अंदर ओरिजिन पावर थी पूरे के पूरे वर्ल्ड की, पूरे का पूरा वर्ल्ड को ये खुद ब खुद ऑपरेट कर रहा हो। काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। जब भी समझ आ रहा था कि इस जगह की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है। ये जो क्यू मेंशन था ये अपने आप में एक पूरा का पूरा वर्ल्ड था। अगर लू फैंग इस क्यू मेंशन का मालिक है, वो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड का मास्टर है। क्योंकि लू फैंग इस क्यू मेंशन का मास्टर है, वर्ल्ड के अंदर जनरेट होने वाली जितनी भी एनर्जी है उन सारी एनर्जी को आराम से जो लू फैंग है वो अपने खुद के पावर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता था। फिर इतनी सारी एनर्जी थी कि लू फैंग कितनी एनर्जी क्यों ना चूस ले। लू फैंग को किसी भी एनर्जी की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल पहले जो लू फैंग होता है वो अपने परफेक्ट बॉडी के कंपैरिजन के अंदर 12 बिलियन टाइम्स एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। लू फैंग को कोई भी दिक्कत नहीं आती इतनी एनर्जी को चूसने के लिए। बाद धीरे धीरे करके लू फैंग और ज्यादा एनर्जी को अपने अंदर लेने लग जाता है। लगभग 2 मिलियन, 3 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन, 300 मिलियन। लू फैंग की जो बॉडी थी वो ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। 50 बिलियन के आसपास जो लू फैंग था वो ऑलरेडी एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर चुका था। लू फैंग के परफेक्ट डिवाइन बॉडी के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये 12 बिलियन टाइम ज्यादा एनर्जी थी। लू फैंग काफी ज्यादा शॉक था, ज्यादा कम टाइम के अंदर उसे इतनी सारी एनर्जी मिल गई। लू फैंग ने जो पहले एक ट्रेजर खरीदा था वर्ल्ड ओरिजिन बीड, उस वर्ल्ड ओरिजिन बीड को भी लू फैंग ने लगभग 3 दिन तक चूसा था, तब जाके उसे लगभग कुछ मिलियन टाइम्स एनर्जी रिजर्व मिला था। तो इस कल्टीवेशन केव के अंदर लू फैंग को अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी मिल गई इस वक्त, क्योंकि लू फैंग की बॉडी पूरी तरीके से फुली चार्ज थी। फैंग को काफी ज्यादा बर्डन फील हो रहा था उसकी बॉडी के अंदर। इतनी ज्यादा एनर्जी को अपने साथ कैरी करना लिटरली काफी ज्यादा मुश्किल था। जिस प्रीमोडल हॉल के अंदर लू फैंग था, जो स्पेस एंड टाइम था वो काफी ज्यादा स्टेबल था, इसलिए लू फैंग की इतनी बड़ी बॉडी से भी यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। लू फैंग का करंट माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम था, वो आराम से 8 मिलियन टाइम्स तक एनर्जी रिजर्व्स को कंट्रोल कर सकता था। 8 मिलियन टाइम्स को वो एक्सीड करता था। लू फैंग की जो स्ट्रेंथ थी वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा थी, वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता था। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो लू फैंग अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पाता था, तो उसके पूरे बॉडी के ऊपर उसका परफेक्ट कंट्रोल नहीं था, वो एक एक्सट्रीम कंट्रोल था। लू फैंग एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है, परफेक्टली हर एक अपने बॉडी पार्ट को वो कंट्रोल नहीं कर सकता। फैंग को पता चल रहा था कि उसके जो माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम है उसके अंदर काफी सारे फ्लॉज है। अपने फिलहाल वाले करंट माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम के साथ वो अपने इस 1200 मिलियन टाइम्स बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता। सबसे पहले जो लू फैंग है वो प्रीमोडल हॉल के अंदर आ जाता है, अपने केव के बाहर आ जाता है। जैसे वो अपनी केव के बाहर आता है एक आवाज आती है, कल्टीवेटर लू फैंग हम आपकी कैसे मदद कर सकता है। कहता है मुझे पता चला है कि कुल मिला के 65 टाइप की जो ब्लड लाइन्स है उसके अंदर जो हाई लेवल की प्रीमोडल ब्लड लाइन्स है एंड 83 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रक्शन टाइप की हाई लेवल की प्रीमोडल ब्लड लाइन्स है भी इस वक्त प्रीमोडल हॉल के अंदर अवेलेबल है। इनके अंदर कितनी ऐसी ब्लड लाइन्स है कि लार्ज एक्सट्रीमली लार्ज बॉडीज को कंट्रोल करती हो। मतलब कुल मिला के लू फैंग ऐसे जानवर को ढूंढ रहा था जिनका साइज सही में काफी ज्यादा बड़ा हो, भी उनके ब्लड लाइन के अंदर लू फैंग को कोई सीक्रेट मिल जाए। सामने से आवाज आती है कि जो लाइफ टाइप की हाई लेवल की प्रीमोडल ब्लड लाइन्स है की बॉडी साइज ज्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू डिस्ट्रक्शन टाइप हाई लेवल ब्लड लाइन्स। जो ऐसी ब्लड लाइन्स है जो की सही में काफी ज्यादा एक्सट्रीमली लार्ज है, सेम लेवल के ऊपर ही। ऐसी कुल मिला के 9 टाइप की ब्लड लाइन्स है। आपको उन सारी की सारी ब्लड लाइन्स की इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ। फैंग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देखता है एंड फिर कहता है इन सारी की सारी ब्लड लाइन्स को खरीदना चाहता हूँ। लू फैंग प्रीमोडल क्रिस्टल्स के थ्रू पेमेंट कर देता है। लू फैंग को इन सारी की सारी ब्लड लाइन्स को स्टडी करने के लिए कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लड लाइन्स भी चाहिए थी, इसलिए लू फैंग कुल मिला के 148 टाइप की और हाई लेवल की ब्लड लाइन्स को खरीदता है। कुल मिला के जो लू फैंग का बिल फटा था वो था कुछ 1005.9 बिलियन प्रीमोडल क्रिस्टल्स का। सामने से आवाज आती है कि जल्दी आपको ये सारी की सारी चीजें डिलीवर हो जाएगी आपके घर पे। उसके बाद गाइस जो लू फैंग होता है वो वापस से अपने की मेंशन के अंदर चला जाता है और क्रॉस लेग करके बैठ जाता है। इस वक्त लू फैंग के पास काफी सारे रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज की कोई भी कमी नहीं थी। तो डेफिनेटली इस बार जब लू फैंग सक्लूजन के अंदर जाएगा तो जो सक्लूजन है ये काफी ज्यादा लंबा होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को वो 2 गार्डियंस देखने के लिए मिलते हैं जो कि आपस में बात करते हैं। तो लू फैंग है वो ऑलरेडी इतना ज्यादा बड़ा सा मैसिव बॉडी साइज
कैरी कर रहा है। इसी वक्त जो लू फेंग का बॉडी साइज है लगभग इन लोगों के कंपैरिजन के अंदर 1/10 होगा। इसी लू फेंग अपना ब्रेक थ्रू करेगा। लू फेंग का जो बॉडी साइज होगा वो इनके कंपैरिजन के अंदर कई मिलियन और बिलियन टाइम्स एक्सीड कर जाएगा। इनमें इस तरीके का टैलेंट कैसे पॉसिबल हो सकता है। बंदा फ्यूजन डाउस को प्रैक्टिस करता है। जो हाई लेवल की प्रिमोडियल लाइफ्स है इनको प्रैक्टिस करना सही में काफी ज्यादा मुश्किल स्टेप है। ये बंदा वर्ल्ड लेवल प्रिमोडियल ब्लड लाइन्स को लगभग 70% के आसपास भी अगर मास्टर कर लेता है पूरी तरीके से एक परफेक्ट लेवल का वर्ल्ड लाइफ प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म बन जाएगा। एक बार ये अगर एक वर्ल्ड लेवल का प्रिमोडियल लाइफ बन गया उसके बाद इस बंदे की जो थिंकिंग स्पीड है एंड बाकी की जितनी भी चीजें है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। उसके बाद इसकी होप है कि ये एक प्रिमोडियल लॉर्ड बन सके। इस फिलहाल के लिए जो प्रिमोडियल लॉर्ड है वो सबसे बड़ी रैंक है इसके अंदर। कुल मिला के जो कल्टीवेटर कैंप है उसके अंदर भी 7 प्रिमोडियल लॉर्ड है, यानी कि जो युआन है वो सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं है। युआन के साथ साथ और 6 लोग हैं और ये कुल मिला के जो 7 लोग हैं ये 7 लोगों को कल्टीवेटर कैंप्स के अंदर 7 लॉर्ड्स कहा जाता है, जो मोस्ट पावरफुल है। इन 7 में से जो 6 सबसे पहले वर्ल्ड लेवल के लॉर्ड्स बने थे जब उन्होंने ब्रेडेड केज को एस्केप किया था। अगर आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे तो यहाँ पे कुल मिला के 3 पावर लेवल्स है, हाई लेवल प्रिमोडियल लाइफ, वर्ल्ड लेवल प्रिमोडियल लाइफ और प्रिमोडियल लॉर्ड। ये पूरी तरीके से इनविंसिबल हो जाता है और उसके बाद ब्रेडेड केज को एस्केप कर देता है स्पिरिचुअल विल के थ्रू या फिर किसी और मीन के थ्रू। तो वो लोग एक हाई लेवल के प्रिमोडियल लाइफ बन जाता है। उसके बाद युआन एंड बाकी लोगों के गाइडेंस के साथ वो लोग वर्ल्ड लेवल प्रिमोडियल लाइफ के ऊपर पहुंच पाते हैं। वो लोग पूरी तरीके से ब्रेडेड केज को एस्केप कर देते हैं। उसके बाद जो फाइनल लेवल आता है वो है प्रिमोडियल लॉर्ड। प्रिमोडियल लॉर्ड होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप युआन को ले सकते हो। इन तीनों लेवल्स के बीच में बहुत बड़ा इमेंस गैप है। कुल मिला के जिस तरीके की प्रैक्टिस लू फेंग कर रहा है, लू फेंग शायद से डायरेक्टली हाफ स्टेप प्रिमोडियल रिलम से डायरेक्टली प्रिमोडियल लॉर्ड बन सकता है। लू फेंग के अंदर वो पोटेंशियल है। फेंग बीच के लेवल्स को स्किप करने का पोटेंशियल रखता था, लेकिन ऐसी चीज बस आज तक एक ही बंदा कर पाया था। यानी कि कुल मिला के जो 7 लॉर्ड्स है कल्टीवेटर कैंप के अंदर से बस एक ही बंदा है जो कि ऐसा कुछ कर पाया है, डायरेक्टली ब्रेक थ्रू के बाद एक लॉर्ड बन चुका हो। सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को एक और केव मेंशन देखने के लिए मिलता है लार्ज प्रिमोडियल हॉल के अंदर। यहाँ पे एक बंदा जिसने ब्लू कलर के रॉब्स पहन के रखे थे अपना कल्टीवेशन कर रहा था एंड वो फाइनली फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड कहता है 5th पाथ है ग्रेट डाउ के अंदर, कॉम्प्रहेंड करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है, इवन इसकी एक एक ब्रांच को कॉम्प्रहेंड करना इतना ज्यादा मुश्किल है। गाइस ये बंदा और कोई नहीं ड्रैगन नाइट डाउस्ट मोनार्क था, कि एक ऐसा एग्जिस्टेंस जिसने ऑलरेडी 3 हाफ प्रिमोडियल लाइफ पाथ्स को मास्टर करके रखा हो बिना किसी प्रिमोडियल ब्लड लाइन को रिफाइन किया हुआ है। लू फेंग से पहले ये बंदा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर था पूरे के पूरे डार्क वर्ल्ड के अंदर। ये काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। कहता है कि जो लॉर्ड है उसने मुझे काफी ज्यादा फेवर किया, यानी कि युआन के गाइडेंस के बाद भी ये बंदा कुछ भी नहीं कर पाया। इसने एट द एंड उन्हें डिसअपॉइंट किया। जो भी पाथ कल्टीवेट कर रहा है काफी ज्यादा लंबे टाइम से यहाँ पे लगा हुआ है, काफी सारी चीजों को मास्टर किया। ये हाफ प्रिमोडियल लेवल और पाथ ऑफ विंड, फायर, थंडर, इतना कुछ करने के बाद भी जब ये अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता तो उसके बाद जो युआन है वो इस बंदे को एक सूटेबल चीज ला के देता है, यानी कि एक सूटेबल ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर कुल मिला के 9 पाथ्स थे इंक्लूडिंग विंड, फायर एंड थंडर। के अंदर से 4 के अंदर तो ये ठीक ठाक चल रहा था, 5वें को कॉम्प्रहेंड करने के लिए काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। सडनली इसे एक मैसेज रिसीव होता है, इसका भाई यहाँ पे आ चुका था। कि वो केव मेंशन का दरवाजा खुलता है तो फैंग जियो सिटी लॉर्ड अंदर आता है। सीनियर ब्रदर मुझे आपको कुछ बताना है। नाइन डाउस मुनार इसकी तरफ देखते हैं, कहता है तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो, आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हें मुझे बताना है। कहता है हमारे डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर एक इनविंसिबल एग्जिस्टेंस आया है, उसका नाम लू फेंग है, अभी अभी इमर्ज हुआ है। 9 मोनार्स काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, इसलिए इतना भी ज्यादा सरप्राइज नहीं होता। वो कहता है तो डार्क सीक्रेट रियल्म है वो काफी ज्यादा बड़ा है, कॉमन सी बात है कभी ना कभी कोई ना कोई इनविंसिबल एग्जिस्टेंस तो बर्थ करेगा ही। जो सिटी लॉर्ड होता है वो कहता है इनविंसिबल लेवल के ऊपर पहुंच चुका है लेकिन अभी तक इसे लेके नहीं जाया गया, कि अभी तक युआन इस बंदे को गाइड करने के लिए नहीं आया। ये सुनने के बाद जो 9 ड्रैगन मोनार्क होता है उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, कैसे हो सकता है। इवन ये जो बंदा है अभी तक इसने अपने पाथ के अंदर मास्टरी भी हासिल नहीं की, इसलिए इसको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल गई है। लू फेंग जो कि ऑलरेडी इनविंसिबल लेवल के ऊपर पहुंच चुका है लेकिन उसके बाद भी उसे कोई गाइड करने के लिए नहीं आया। अगर जो लॉर्ड है वो बिजी भी होंगे तो उसके बाद भी जो 2 गैरिसन कमांडर्स है यानी कि डार्क सीक्रेट रियल्म के प्रोटेक्टर्स तो लू फेंग को गाइड करने के लिए आ सकते थे, तो उनमें से भी कोई क्यों नहीं आया। लेकिन 9 डार्क मोनार्क कहता है तुम्हें कंफर्म है कि उस बंदे के पास इनविंसिबल स्ट्रेंथ है। जाओ सिटी लॉर्ड कहता है हाँ, कुछ टाइम पहले सीक्रेट रूम्स डिवाइन एम्पर के वो जो 15 कोलैबोरेटर्स थे लोगों ने मिलके उस बंदे के ऊपर अटैक किया था, लेकिन वो लोग 1 सेकंड भी उसके सामने नहीं टिक पाए। इसे सुनने के बाद जो ड्रैगन डाउक मोनार्क होता है वो कहता है फिर तो ये बंदा सही में इनविंसिबल लेवल के ऊपर है, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा कि उसे अभी तक नहीं लेके जाया गया। छुपी हो, मैं इस बंदे से जरूर मिलना चाहूंगा। ड्रैगन डाउक मोनार्क कहता है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो उसे कॉन्टेक्ट करने के लिए। एंग्जाओ सिटी लॉर्ड कहता है मैंने बुझाओ डिवाइन एम्पर को कॉन्टेक्ट किया था, कि इस वक्त अगर लू फेंग के कोई सबसे ज्यादा क्लोज है बुझाओ डिवाइन एम्पर ही है। उनके अकॉर्डिंग जो लू फेंग है उसने अपने लिए एक घर खरीदा है, यानी कि एक केव मेंशन खरीदा है प्रिमोडियल हॉल के अंदर, और वहाँ पे वो ऑलरेडी क्लोज डोर ट्रेनिंग के लिए जा चुका है। काफी ज्यादा लंबे टाइम से उसने किसी को भी समन नहीं किया। ये सुनने के बाद जो ड्रैगन 9 मोनार्क होता है वो कहता है अगर ऐसी बात है तो वो जो भी लू फेंग के फॉलोअर्स है उन्हें बता दो कि मैं
ड्रैगन 9 उनसे मिलना चाहता हूँ, कि मैं लू फेंग से मिलना चाहता हूँ। बंदा है गाइस ये सही में बहुत बड़ा स्टेटस होल्ड करता है। लू फेंग से पहले पूरी की पूरी डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर मोस्ट पावरफुल था। ड्रैगन 9 डार्क मोनार्क काफी ज्यादा एक्साइटेड था लू फेंग से मिलने के लिए। उसे ऐसा लग रहा था कि मे बी उसे लू फेंग से कोई क्लू मिल सकता है, कुछ न कुछ गाइडेंस मिल सकती है, क्योंकि मोस्टली गाइस जो इनविंसिबल बींग्स होते हैं उन्हें तुरंत उठा के लेके चला जाया जाता है आगे की फर्दर स्टेप के लिए। अभी तक लू फेंग को नहीं उठाया गया। ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाकी लोगों के लिए कि वो लू फेंग से थोड़ी बहुत गाइडेंस ले। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को एक और बंदा देखने के लिए मिलता है डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर। कुछ सुपर लिमिट लेवल ये लो लेवल प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स को कुत्तों की तरह मार रहा था। उसने लगभग हजारों लाशें बिछा दी थी अपने आंखों के सामने। उस बंदे के फेस के ऊपर एक डेविल वाली स्माइल थी। बंदे का नाम था डिवाइन एम्परर जेके। गाइस ये बंदा सही में काफी ज्यादा संकी था। देखा जाए तो ये सेकंड नंबर के ऊपर आता है पूरे के पूरे डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर, स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर के रैंक के अंदर। इसका दिमाग थोड़ा सा खराब है, यानी कि काफी ज्यादा गुस्सैल किस्म का बंदा है। इसकी जो ब्लड लाइन है वो ऑलरेडी पल्यूट हो चुका है, इसलिए इसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जब ये काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है तो ये इसी तरीके से खून खराबा करने में उतर आता है। पूरे के पूरे डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर ये बंदा इकलौता है जिसने सबसे ज्यादा लो लेवल के प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स को स्लॉटर किया है। इसे भी एक मैसेज मिल जाता है कि डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर एक इनविंसिबल लेवल का बीइंग इमर्ज हुआ है। तो ये भी पता चल जाता है कि ये जो बंदा है ये इनविंसिबल लेवल के ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक इसे कोई लेने नहीं आया। काफी ज्यादा अजीब चीज थी। लू फेंग ऑलरेडी इनविंसिबल लेवल के ऊपर पहुंच चुका है एंड वो अभी भी डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर अपना कल्टीवेशन कर रहा है। इसके बाद ये जो डिवाइन एम्परर जेके होता है ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है गुड गुड फाइनली मुझे कोई ऐसा बंदा मिला जिसके साथ मैं लड़ाई कर सकूं, स्ट्रेंथ मेरे से ज्यादा हो। बंदे के साथ मैं अपनी खुशी खुशी पूरी की पूरी ताकत को आजमा सकता हूँ। इतने टाइम से मुझे कोई अपोनेंट ही नहीं मिल रहा था, फाइनली कोई मिलेगा जिसके साथ मैं जी भर के खेल सकता हूँ। फेंग एक इनविंसिबल लेवल का वॉरियर है। इस चीज की न्यूज जो थी ऑलरेडी पूरी की पूरी डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर फैल चुकी थी। बाकी के कल्टिवेटर्स को ये पता चलता है कि इनविंसिबल लेवल के होने के बाद भी लू फेंग को अभी तक कोई लेने नहीं आया। ये चीज सुनने के बाद सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाता है। सभी लोगों को लू फेंग से कुछ न कुछ गाइडेंस चाहिए थी। एक बार लू फेंग डार्क सीक्रेट रियल्म से चला गया, उसके बाद उससे मिल पाना पूरी तरीके से मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। अगर कोई इस वक्त भी उसके साथ कनेक्शन बना सकता है अच्छे, तो वो बस इसी टाइम में बना सकता है। लू फेंग के केव मेंशन के बाहर ऑलरेडी काफी सारी भीड़ आने लग गई थी। एमराल्ड सिटी के अंदर ऑलरेडी काफी सारे लोग आ चुके थे। यांगफा एशियन कंट्री के 2 एंसेस्टर्स थे, लोगों को भी इन सब चीजों के बारे में पता चल गया था। वो लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। फाइनली कोई बंदा जो कि ओरिजिन वर्ल्ड से इतना था पावरफुल बन गया। देखा जाए तो गाइस इन दोनों के कुछ अच्छे कनेक्शंस नहीं लू फेंग के साथ, लेकिन उन्होंने अपने सपने के अंदर भी नहीं सोचा था कि आगे जाके जो लू फेंग है वो सही में इतना पावरफुल बन जाएगा कि वो इवन इन सभी लोगों को सप्रेस करके पूरे डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर जैसे ही इमर्ज होगा वो डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल बीइंग बन जाएगा। लू फेंग का पोटेंशियल ये सही में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। लोगों को अभी रिग्रेट हो रहा था कि उन्हें लू फेंग के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए थे, बट अभी क्या ही कर सकता है जब चिड़िया ऑलरेडी छुप गई खेत। इन दोनों को पहले से पता होता कि लू फेंग के अंदर इतना तगड़ा पोटेंशियल है, वो डेफिनेटली लू फेंग की काफी मदद करते हैं। लू फेंग को काफी सारे रिसोर्सेज देते ताकि लू फेंग काफी अच्छे तरीके से ग्रो हो सके। इसकी मदद से डेफिनेटली इन लोगों को लू फेंग का फेवर मिलता। ऑलरेडी प्रिमिटिव सिटी के अंदर ऐसे काफी सारे लोग आ चुके थे कि इस वक्त लू फेंग से मिलना चाहते थे, लेकिन जो लू फेंग था वो क्लोज डोर कल्टीवेशन के अंदर ही रहता है। चाहे किसी का ही मैसेज क्यों ना आ जाए, लू फेंग सभी लोगों को इग्नोर कर रहा था। बैठे बैठे लू फेंग चाहे कितना ही एग्जॉस्ट क्यों ना हो जाए, जो लू फेंग का केव था वो लू फेंग को सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था। इसकी वजह से जो लू फेंग था वो हमेशा पूरी तरीके से फुली चार्ज हो जाता था। उसे कभी भी थकान महसूस नहीं होती थी कल्टीवेशन करते हुए। काफी सारे ब्लड लाइन्स को कल्टीवेट करने के बाद यानी कि स्टडी करने के बाद जो लू फेंग होता है 15 काइंड्स के ऐसे माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम मिलता है कि शायद से उसके काम आ सकते हैं। जो 15 टाइप के माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम थे ये भी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं थे लू फेंग के लिए। इन 15 टाइप के माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम को ग्रैब करने के बाद जो लू फेंग होता है वो फाइनली अपनी आंखें खोलता है। फेंग जानता था कि वो काफी करीब है अपने ब्रेक थ्रू के, वो बस एक कदम की दूरी के ऊपर है। एक बार वो इन सारे के सारे माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम्स को मिला के या फिर इनसे इंस्पायर होकर अपना खुद का एक माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम क्रिएट कर लेता है कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सके। उसके बाद शायद से वो अपना ब्रेक थ्रू कर देगा। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो फाइनली अपनी केव मेंशन के बाहर आता है थोड़ी बहुत ताजा हवा खाने के लिए। उसे काफी सारे नोटिफिकेशन आने लग जाता है। पता चलता है कि काउंटलेस कल्टीवेटर्स काफी सारे सोल्टवर से मिलना चाहते हैं। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो सबसे पहले कांटेक्ट करता है बूजियो से। जो बूजियो होता है वो लू फेंग को कांग्रेचुलेशन करता है। जो लू फेंग था वो लगभग 4300 एरास के बाद उठा था। 4300 एरास के अंदर लू फेंग बस तभी उठा था जब उसे अपना हेफ्टी कंपनसेशन लेना था उन सीक्रेट ड्रीम्स डिवाइन एम्परर से। उनको लेने के लिए भी लू फेंग ने अपने अवतार्स को भेजा था। लू फेंग पूरी तरीके से अपनी कल्टीवेशन के अंदर मगन था। फेंग को बूजियो के थ्रू पता चलता है काफी सारे लोग उससे मिलना चाहते हैं, इंक्लूडिंग ड्रैगन 9 डार्क मोनार्क एंड डिवाइन एम्परर जेके, जो कि ऑलरेडी 2 मोस्ट पावरफुल पावर हाउसेज है पूरे के पूरे लैंड ऑफ डार्क वर्ल्ड के। लू फेंग भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था उन लोगों से मिलने के लिए। फेंग सोचता है मे बी उन लोगों से मिलने के बाद लू फेंग को भी कुछ नई चीजें सीखने के लिए मिलेगी। पर लू फेंग उनसे कहता है, बाय द वे मैंने पहले तुम्हें लाइफ एंड डेथ सीक्रेट ट्रेजर लाने के लिए बोला था, क्या तुम्हें वो मिले? आपको याद होगा लू फेंग ने कुल मिला के इन लोगों को 5 लाइफ एंड डेथ सीक्रेट ट्रेजर चूज करने के लिए बोले थे, लू फेंग के लिए सुटेबल हो या फिर जो सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल हो। बाइजियो
इन सब चीजों में काफी था प्रोफिशिएंट था, इसलिए लू फेंग ने ये सारा सारा काम उसके ऊपर सौंप दिया था। उसके बाद वो लू फेंग को बताता है कि ऑलरेडी काफी सारे ऐसे कल्टीवेटर्स है जो कि लू फेंग को अपने सीक्रेट ट्रेजर्स सेल करना चाहते हैं। काफी था मुश्किल काम था उनके अंदर से टॉप 5 को चूज करना। हमने सोचा कि एक बार आप जैसे अपने कल्टीवेशन के बाहर आए, आप खुद ही अपने लिए टॉप 5 ट्रेजर्स को चूज कर ले। उसके बाद लू फेंग कहता है अच्छा चलो ठीक है, एक काम करो, तुम सबसे पहले बेस्ट 20 आइटम्स को सिलेक्ट करो, उन सारे के सारे कल्टीवेटर्स को बुलाओ। 20 कल्टीवेटर्स से मिलने के बाद मैं खुद पर्सनली डिसाइड करूंगा कि मुझे उनमें से कौन से 5 ट्रेजर्स चाहिए। बाई ज्यू, बाई येन, चीजन, ये सब के सब समझ जाता है। उसके बाद तुरंत ये सारे के सारे कल्टीवेटर्स को छानने लग जाते हैं एंड 20 बेस्ट कल्टीवेटर्स को सिलेक्ट करते हैं। एंड इसी के साथ ये लोग इस न्यूज को भी फैला देते हैं कि जो लू फेंग है वो फाइनली अपनी कल्टीवेशन के बाहर आ चुका है। जैसे ये जो न्यूज होती है फैलती है, सभी के सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन 9 डार्क मोनार्क को भी इस चीज के बारे में पता चल जाता है एंड इवन डिवाइन एम्परर जेके भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। ये लोग एक और न्यूज काफी ज्यादा तेजी से फैला देता है। लू फेंग काफी ज्यादा बिजी बंदा है, लू फेंग को काफी सारे इंपॉर्टेंट गेस्ट से मिलना है, वो सभी से नहीं मिल सकता। लू फेंग डिवाइन एम्परर ने प्रॉमिस किया है तो डेफिनेटली हर एक कल्टीवेटर से मिलेंगे आज। आप सभी लोगों को ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गाइस लिटरली काफी सारे कल्टीवेटर्स आए थे जो कि लगभग 4300 एरा से लू फेंग का इंतजार कर रहे थे कि कब लू फेंग आएगा, कब लू फेंग इन लोगों को गाइड करेगा। सारे लोगों को एक साथ कंट्रोल करना भी काफी ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन था। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग होता है वो सबसे पहले उन 20 कल्टीवेटर्स को समन करता है। लू फेंग को सीक्रेट ट्रेजर्स खरीदने थे। लू फेंग इन लोगों से कहता है तुम सभी लोग बारी बारी से अपने सीक्रेट ट्रेजर्स को बाहर निकाल सकते हो, अगर मेरा मन किया तो मैं उन्हें खरीद लूंगा, तुम्हें एक सुटेबल प्राइस दूंगा। उसके बाद वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें अपना ट्रेजर बेचना या नहीं। एक कल्टीवेटर सामने आता है एंड कहता है लू फेंग डिवाइन एम्परर, मैं आपको अपना ये जो ट्रेजर है ये फ्री में देने के लिए तैयार हूँ। एक के बाद एक बाकी के जितने भी कल्टीवेटर थे 17, 18, 19 वो सारे के सारे भी आगे आते हैं एंड कहते हैं लू फेंग ब्रदर, लू फेंग हमारा ट्रेजर भी फ्री में ले लो। लू फेंग इनमें से सभी लोगों को मना कर देता है एंड कहता है किसी का कुछ भी फ्री में नहीं लेने वाला। लू फेंग पागल नहीं था, जानता था अगर वो इनमें से किसी का भी ट्रेजर फ्री में लेता है तो एक तरीके से ये लोगों का उसके ऊपर एक फेवर आ जाएगा। ये जो फेवर की कीमत है ये काफी ज्यादा बड़ी है, उस ट्रेजर से तो काफी गुना ज्यादा बड़ी। कहता है मैं तुम सभी के ट्रेजर्स की एक सुटेबल प्राइस दूंगा, अगर तुम्हारा मन किया तो तुम बेच सकते हो वरना तुम जा सकते हो। उसके बाद एक वो जो 20 कल्टीवेटर्स होता है वो सारे के सारे अपने ट्रेजर्स को निकालते हैं। काफी सारे सीक्रेट ट्रेजर्स को देखने के बाद जो लू फेंग होता है वो 9 सीक्रेट ट्रेजर्स को सिलेक्ट करता है। उन 9 सीक्रेट ट्रेजर्स के लिए लू फेंग अपने अपनी प्राइस बता देता है एंड जो भी लू फेंग ने वो प्राइस बताई थी वो इन सीक्रेट ट्रेजर की ओरिजिनल प्राइस से डबल थी। ऑलरेडी लू फेंग इन लोगों को डबल पैसा दे रहा था इनके ट्रेजर्स के बदले में। अगर कोई ज्यादा लालच करता है तो लू फेंग उन लोगों को उठा के फेंक देगा बाहर। 9 में से जो 8 सीक्रेट ट्रेजर्स के ओनर्स थे वो मान जाते हैं लू फेंग को सेल करने के लिए ना किसी हेजिटेशन के, क्योंकि उन्हें लगभग अपने सीक्रेट ट्रेजर की डबल दुगनी कीमत मिल रही थी। वही एक गॉड एम्परर था जो कि हेजिटेट कर रहा था, उसका नाम था चैनफू गॉड एम्परर। वही जो बुजियो होता है वो इससे कहता है चैनफू गॉड एम्परर इस तरीके से हेजिटेट क्यों कर रहे हो। लू फेंग डिवाइन एम्परर उन्होंने तुम्हारी ट्रेजर की 500 बिलियन प्रिमोडल क्रिस्टल कीमत लगाई है क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा है, ये चीज तुम भी जानते हो, तुम अभी हेजिटेट क्यों कर रहे हो। स्माइल करते हुए कहता है कोई बात नहीं, अगर उसे नहीं बेचना तो कोई जबरदस्ती नहीं है। तभी जो चैनफू गॉड एम्परर होता है वो लू फेंग की तरफ देखता है कहता है डिवाइन एम्परर ये जो मेरा ट्रेजर है ये एक इनेट टाइप का सीक्रेट ट्रेजर है कि वर्ल्ड लेवल प्रिमोडल लाइफ कॉर्प्स के थ्रू बना हुआ है, काफी मिस्टीरियस है। मेरे हिसाब से इसकी जो कीमत है वो लगभग 1 ट्रिलियन प्रिमोडल क्रिस्टल के आसपास होनी चाहिए। बंदे के लिए गाइस इसका ये जो ट्रेजर था ये काफी ज्यादा कीमती था। इस तरीके से लू फेंग के लिए उसका स्टार टावर कीमती है, इसी तरीके से इस बंदे के लिए अपना ये ट्रेजर कीमती है। इसको बेचने के बारे में डिसाइड करना यही काफी ज्यादा बड़ी बात थी इसके लिए। ऑलरेडी 2 कंडीशंस रख के आया था, तो ये ट्रेजर लू फेंग को फ्री में दे देगा एंड लू फेंग का फेवर ले लेगा या फिर ये लू फेंग से अच्छी खासी कीमत लेगा इस ट्रेजर की। 1 ट्रिलियन प्रिमोडल क्रिस्टल सुनता है बोजियो, बाइन, चीजन सारे के सारे काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। सभी लोग देख सकते थे, वो सभी के सभी लोग चैनफू की तरफ काफी ज्यादा गुस्से में देखने लग जाते हैं एंड कहते हैं कुछ ज्यादा ही लालची नहीं हो रहा अपने ट्रेजर के लिए। डिवाइन एम्परर कहता है कि मैंने सुना है जो लू फेंग डिवाइन एम्परर है सीक्रेट रूम डिवाइन एम्परर्स की तरफ से लगभग 7500 बिलियन प्रिमोडल क्रिस्टल मिल रहा है, तो उसके अंदर कुल मिला के 1 ट्रिलियन प्रिमोडल क्रिस्टल, ये तो बहुत छोटी सी अमाउंट है। जो मेरा इनेट टाइप का सीक्रेट ट्रेजर है किसी राइट कल्टीवेटर के हाथों में जाना काफी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो उस गोल्डन स्टिक की तरफ देखता है जो कि चैनफू गॉड एम्परर के हाथ में थी। देख सकता था डेफिनेटली ये जो गोल्डन स्कल की स्टिक थी इसके अंदर काफी सारी मिस्ट्रीज थी लाइफ एंड डेथ की। ये लू फेंग के पाम वर्ल्ड वाले ट्रेजर से काफी गुना ज्यादा प्रोफिशिएंट था। बट उसके बाद लू फेंग के फेशियल एक्सप्रेशन नॉर्मल हो जाते हैं एंड वो कहता है मैं इन 8 ट्रेजर्स को खरीद रहा हूँ। इसी के साथ लू फेंग 8 स्टोरेज ब्रेसलेट इन लोगों की तरफ फेंक देता है जिनके अंदर इनके ट्रेजर्स की सही कीमत थी, डबल कीमत थी। तो आधों के आधों कल्टीवेटर्स होता है वो काफी ज्यादा खुशी के साथ इन पैसों को रख लेते हैं क्योंकि सभी लू फेंग को थैंक्स कहता है। लू फेंग ने उनके ट्रेजर्स की लगभग डबल कीमत दी थी। जो चैनफू गॉड एम्परर था उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। लू फेंग ने तो इस बंदे के साथ कोई भावतोल किया ही नहीं, बस कुछ 500 बिलियन प्रिमोडल क्रिस्टल एक्स्ट्रा मांगे थे। इसके लिए लू फेंग ने इससे
डील करना मना कर दिया। ये तो कोई ज्यादा बड़ी रकम भी नहीं थी। जो बाकी के कल्टिवेटर्स थे जो कि ऑलरेडी अपने ट्रेजर्स को लू फेंग को भेज सके थे, वो काफी ज्यादा खुश होता है। वो इस बंदे का मजाक उड़ा रहे थे एंड कह रहे थे ज्यादा लालची बनने का नतीजा आखिर यहाँ पे आके क्या ही हासिल हुआ। ना तुम लू फेंग डिवाइन एम्पर के साथ अच्छे रिलेशन बना पाए, ना तुम अपना ट्रेजर बेच पाया, टोटली वेस्ट। एक कल्टिवेटर लू फेंग की तरफ जाता है एंड कहता है, लू फेंग डिवाइन एम्पर मुझे आपसे थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहिए, क्या मुझे मिल सकती है? स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखता है एंड कहता है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कल्टिवेटर जो है वो बाहर गैदर हुआ है, डेफिनेटली सभी लोगों से मिलेगा। फिलहाल तुम उन सभी लोगों के साथ बाहर जाओ। बाद में जो कल्टिवेटर होता है वो ओबीडियंटली लू फेंग की बात मान के ऐसे चला जाता है। सारे के सारे बाकी के जो कल्टिवेटर्स थे वो चैम्पू गॉड एम्पर का मजाक उड़ा रहे थे। कहता है, लू फेंग डिवाइन एम्पर वो एक इनविंसिबल लेवल की एंटिटी है, क्या तुम्हें सही में लगता है कि उन्हें तुम्हारे ट्रेजर की कोई चिंता होगी? तुरंत चैम्पू गॉड एम्पर की जो न्यूज है वो काफी ज्यादा तेजी से फैल जाती है सारे के सारे कल्टिवेटर्स के बीच में। सभी के सभी लोग चैम्पू गॉड एम्पर के बारे में ही बातें कर रहे थे। इस तरीके से जो चैम्पू गॉड एम्पर था उसकी काफी ज्यादा इज्जत चली गई थी पूरे के पूरे डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर। तभी अचानक से वहां पे हम लोगों को जेके गॉड एम्पर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि अचानक से चैम्पू गॉड एम्पर के बगल में ही प्रकट होता है। चैम्पू गॉड एम्पर की जेन्युइनली फट जाती है जेके को देख के। लोग जानते थे कि जेके जो है वो पूरी तरीके से संघी किस्म का इंसान है। जेके चैम्पू की तरफ देखता है एंड कहता है, अगर वो कौन सा ट्रेजर था जो कि तुम लू फेंग डिवाइन एम्पर को सेल करने के लिए गए थे? चैम्पू की पूरी तरीके से फट जाती है एंड वो तुरंत अपने ट्रेजर को बाहर निकालता है एंड कहता है, वो ये वाला ट्रेजर था। उसके बाद जो जेके होता है इसके हाथ से वो बोन स्टिक को छीन लेता है एंड कहता है, तो ठीक है अब से ये मेरी हुई। जेके मनी मन सोचता है। डिवाइन एम्पर जेके चैम्पू गॉड एम्पर के हाथ से वो डंडा ले लेता है, फिर कहता है, ये जो गोल्डन स्टिक है ये मैं लू फेंग को तब गिफ्ट करूंगा जब मैं लू फेंग डिवाइन एम्पर से मिलने जाऊंगा। इसी में मुझे एक गिफ्ट चाहिए था उन्हें गिफ्ट करने के लिए। वो गॉड एम्पर इस वक्त कुछ भी नहीं कह पाता। फिर वो जेके गॉड एम्पर के सामने क्या ही कह सकता था। तभी बूजियो की आवाज आती है। वो कहता है, ड्रैगन नाइन डाउन मोनार्क एंड जेके गॉड एम्पर दोनों को लू फेंग डिवाइन एम्पर ने समन किया है, यानी कि बुलाया है। फिलहाल के लिए ड्रैगन नाइन डाउस मोनार्क्स और जेके गॉड एम्पर ये दोनों पहले इंसान थे जिससे लू फेंग मिल रहा था। और भी काफी सारे पैनिकल लेवल के बींग्स यहाँ पे थे। इन्हें काफी ज्यादा जलन हो रही थी इन लोगों से। वो लोग जानते थे कि ये दोनों काफी ज्यादा पावरफुल है। पूरे पूरे डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर टू मोस्ट पावरफुल फिगर्स है। कॉमन सी बात है, लू फेंग इन्हीं लोगों से सबसे पहले मिलेगा। इन्हीं सब लोगों के बीच में कुछ वीक कल्टिवेटर्स भी थे, जैसे कि यांग फेंग एंड थंडर एंसेस्टर। दोनों मनी मन सोच रहे थे, फेंग ऑलरेडी अपने सक्लूजन से बाहर आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी उसने हमें नहीं बुलाया। लोग जानते थे कि उनका रिलेशन लू फेंग के साथ इतना कुछ खास नहीं है। ये सभी लोग सेम होम टाउन से क्यों ना हो, इन लोगों ने कभी भी लू फेंग के साथ उस तरीके से बिहेव नहीं किया। हम लोग को चैम्पू गॉड एम्पर देखने के लिए मिलता है। उसका मुंह इस वक्त पूरी तरीके से लटक चुका था। उसके फेस के ऊपर पूरी तरीके से 12 बज चुके थे। पास के जितने भी लोग थे सारे के सारे उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये चैम्पू गॉड एम्पर ये सही में सभी के सामने एक मजाक बन के रह गया। ये अपने उस डंडे को हाई प्राइस के अंदर बेचना चाहता था। ये लालची बनना चाहता था। एट द एंड डिवाइन एम्पर जेके ने इसे लूट लिया। आखिर इसे इतना ज्यादा लालची होने के लिए किसने कहा था? ऑलरेडी डिवाइन एम्पर लू फेंग भी अच्छी कीमत दे रहे थे, यानी कि दुगनी कीमत दे रहे थे, बट इसे और ज्यादा कीमत चाहिए थी। एट द एंड ये ना घर का रहा ना घाट का। चैम्पू गॉड एम्पर वहीं पे खड़ा था और इन सब बातों को सुन रहा था। उसे काफी ज्यादा अजीब सा फील हो रहा था इस वक्त। एट द एंड अभी इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकता था, तो वो मनी मन सोचता है, लाल जो लू फेंग डिवाइन एम्पर है लास्ट में पब्लिक टीचिंग देने वाला है। यानी कि लू फेंग जब सभी लोगों से मिल लेगा इंपॉर्टेंट गेस्ट से, उसके बाद वो समाज सेवा करने वाला है कि पूरे पूरे डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर अपना खुद का एक शो अरेंज करने वाला है, जिसके अंदर वो सभी के सामने भाषण देगा। तो फिलहाल के लिए जो चैम्पू गॉड एम्पर होता है वो सोचता है कि लू फेंग का ये भाषण चाहे कुछ भी हो जाए मैं मिस नहीं कर सकता। भी इस भाषण के थ्रू मुझे कोई ना कोई होप मिल जाए ब्रेडेड केज के थ्रू एस्केप करने की। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को ड्रैगन नाइन डाउ मोनार्क एंड डिवाइन एम्पर जेके देखने के लिए मिलता है। लू फेंग को ग्रीट करता है। लू फेंग दोनों को बैठने के लिए कहता है काफी ज्यादा पोलाइटली। फेंग जानता था कि ये दोनों काफी ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस थे उसके आने से पहले। डेफिनेटली इन लोगों से भी लू फेंग को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। भाई लू फेंग से मिलते ही जो डिवाइन एम्पर जेके होता है वो सोने का डंडा बाहर निकालता है, लू फेंग को गिफ्ट कर देता है एंड कहता है, ये मेरे तरफ से लाइफ एंड डेथ का सीक्रेट ट्रेजर है जो मैं आपके लिए लाया हूँ। लू फेंग उस गोल्डन बोन स्टिक को देखता है, वैसे लू फेंग समझ जाता है कि ये जो गोल्डन बोन स्टिक है ये चैम्पू गॉड एम्पर की है। वही जो डिवाइन एम्पर जेके होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैंने ये जो स्टिक है ये चैम्पू गॉड एम्पर से लिया है। वैसे भी मेरे स्टेटस के साथ अगर मैं उसका कुछ ट्रेजर लेता भी हो तो ये उसके लिए एक गर्व की बात होनी चाहिए। के बाद लू फेंग वो गोल्डन बोन स्टिक ले लेता है। के बाद गाइस ये लोग अपनी कल्टीवेशन की बातें करने लग जाते हैं, जैसे कि किसी ब्लड लाइन को रिफाइन करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, इन लोगों ने किस तरीके की ब्लड लाइन लिया है, क्या ये लोग अभी उस ब्लड लाइन को अडॉप्ट करके रिग्रेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या आगे के पाथ्स क्या है, आगे क्या करना है। इसी तरीके के इन लोगों के बीच में काफी सारी बातें होती है। ये लोग लू फेंग से ये भी पूछता है, लू फेंग डिवाइन एम्पर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया इतने ज्यादा कम टाइम के अंदर? अभी तक वो ब्रेडेड केज के थ्रू एस्केप भी नहीं किया, उसके बाद भी वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ जो डिवाइन एम्पर जेके होता है वो लू फेंग के साथ एक छोटा सा फ्रेंडली बैटल भी करता है। उस फ्रेंडली बैटल के अंदर लू फेंग को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। डिवाइन एम्पर जेके अपनी पूरी ताकत लगा के लू फेंग के ऊपर हमला करता है। लू फेंग को कुछ भी नहीं होता। लू फेंग को अपने आप को प्रोटेक्ट करने की नीड भी नहीं पड़ती। इस चीज से जो डिवाइन एम्पर जेके होता है वो समझ जाता है कि उसकी क्या ही औकात है लू फेंग के सामने। लू फेंग का जो इमेंस बॉडी रिजर्व है वो काफी ज्यादा है,
करीब करीब 12 बिलियन टाइम्स। इसी बात गाइस ये लोग वापस से बातें करते हैं एंड जो डिवाइन एम्पर जेके होता है लू फेंग से पूछता है मैंने भी एक वर्ल्ड लेवल की प्रिमिडल ब्लड लाइन को रिफाइन किया अपने बॉडी के अंदर, लेकिन मैं उसका बस एक छोटा सा पोटेंशियल ही अवेक कर पा रहा हूँ, यानी कि मैं उसे पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं ब्रेडेड केज के थ्रू बाहर नहीं जा पा रहा। इस ब्रेडेड केज अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, एक तरीके से ब्रेडेड केज को आप डार्क सीक्रेट रिलम समझ लो। जो डार्क सीक्रेट रिलम के बाहर जा पाता है उसी को ब्रेडेड केज के थ्रू एस्केप करना कहता है एक तरीके से। ब्रेडेड केज के बाहर वही इंसान जा पाता है जो कि एक सफिशिएंट लेवल तक पहुंच पाता है, जिसके इनविंसिबल लेवल। तो वही जो डिवाइन एम्पर जेके होता है वो लू फेंग से पूछता है क्या आपके पास कोई सोल्यूशन है। लू फेंग कहता है ब्लड लाइन को बॉडी के अंदर रिफाइन करने से पहले आपको उस ब्लड लाइन को एक्सप्लोर करना चाहिए, उसके पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना चाहिए। क्या तुमने उस ब्लड लाइन को केयरफुली स्टडी किया था, तुमने उसकी मिस्ट्रीज को पढ़ा था, क्या तुमने उसके एसेंस को समझा? ये सब चीजें करने के बाद तुम्हें उसे रिफाइन करना चाहिए था। जो डिवाइन एम्पर जेके एंड डाउ मोनार्क लॉन्ग जियो होता है वो कहता है बट ये तो काफी ज्यादा मुश्किल है कि एक अकेली हाई लेवल की प्रिमिनल ब्लड लाइन के अंदर वास्ट नंबर ऑफ मिस्ट्रीज होती है एंड काफी सारे डजन्स ऑफ डाउ होता है, कोई इतनी सारी चीजें कैसे समझ सकता है। लू फेंग भी हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है। लू फेंग इस चीज को समझ सकता था क्योंकि उसके पास भी स्टार टावर का वो ब्लडी स्केल था जिसके अंदर की ब्लड लाइन एंड लाइफ टाइप सीक्रेट ट्रेजर्स को लू फेंग बस 34.3% तक समझ पाया था। डिस्ट्रक्शन टाइप के सीक्रेट पैटर्न्स को वो बस 9.2% समझ पाया था। कुल मिला के लाइफ एंड डेथ को अगर मिला लिया जाए तो बस वो उसे 43% के करीब करीब समझ पाया था उस ब्लड केल्स के अंदर से। ये बात गाइस ये लोग कुछ टाइम और बात करते हैं। उसी बीच के अंदर जो लू फेंग होता है वो उन दो एशियन कंट्रीज के एंसेस्टर को भी बुलाता है, डिवाइन एम्पर जेके 9 डाउट मोनार्क से मिलवाता है एंड ये सब लोग मिलकर थोड़ी बहुत बातें करते हैं। फेंग उनके भी थोड़े बहुत डाउट क्लियर करता है। वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे कि लू फेंग ने उन्हें बुलाया, ये भी उनके लिए काफी ज्यादा बड़ी बात हो गई थी। इसके बाद ये चारों पांचों लोग बाहर आते हैं लू फेंग के केव के। यहाँ पे ऑलरेडी हजारों की संख्या के अंदर कल्टिवेटर्स गैदर हो चुके थे लू फेंग का भाषण सुनने के लिए। इसके बाद गाइस ये सभी लोग बारी बारी से अपना भाषण देना स्टार्ट करते थे। इन सभी लोगों ने अपनी अपनी ब्रांचेस डिवाइड कर ली थी। जैसे जो लू फेंग है वो लाइफ एंड डेथ पाथ को फॉलो करता है। लाइफ एंड डेथ डाउ के रिगार्डिंग सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा था, फ्यूजन डाउस के बारे में लोगों को बता रहा था। वही जो बाकी के टॉपिक्स हैं उनका आंसर डिवाइन एम्पर जेके एंड 9 ड्रैगन डाउस मोनार्क दे रहा था। कुल मिला के सभी लोग जिस जिस फील्ड के अंदर प्रोफिशिएंट थे अपने अपने फील्ड के आंसर्स को दे रहे थे और नीचे जितने भी ऑडियंस थी सारे बारी बारी से इन लोगों से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे। मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नहीं देने वाला क्योंकि वो काफी ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा। बीच में किसी ने लू फेंग से पूछा था स्पिरिचुअल विल के थ्रू किस तरीके से कोई बंदा अपना ब्रेक थ्रू कर सकता है। लू फेंग ने कहा था कि हर किसी को अपना माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा। इतना ज्यादा तेजी से उसका माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम बढ़ेगा, इतना ज्यादा बड़ा उसका माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम होगा, उतना ही ज्यादा आसान उसकी स्पिरिचुअल विल के लिए होगा ब्रेक थ्रू करने के लिए। इसके बाद जो लू फेंग होता है वो माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम के बारे में भी बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा ज्ञान देता है सभी लोगों को। जो बीच में लू फेंग होता है वो बोजियो बाइयन एंड चीजेन सभी लोगों का इंट्रोडक्शन कराता है कि ये लोग काफी ज्यादा क्लोज लोग है लू फेंग के। इसी बीच में लू फेंग यांग फेंग एंड थंडर एंसेस्टर का भी इंट्रो कराता है सभी लोगों से। लोगों को काफी ज्यादा जलन हो रही थी, लोगों की कोई भी औकात नहीं है लू फेंग के साथ खड़े होने के लिए। उसके बाद भी ये लोग लू फेंग के काफी ज्यादा क्लोज लोग हैं। इसी साथ सभी लोगों को गाइड करने के बाद इन सभी लोगों से बातें करने के बाद लू फेंग हम लोगों को लार्ज प्रिमिडल हॉल के अंदर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी जो लू फेंग था उसके पास 30 मिलियन मेरिट पॉइंट से भी ज्यादा मेरिट पॉइंट से इतना पैसा वो क्या ही करने वाला है, फिलहाल थोड़ा बहुत पैसा उड़ाने के बारे में सोच रहा था। यहाँ पे आने के बाद जो लू फेंग होता है वो उन महंगे ट्रेजर्स को देखना चाहता था जो कि सीनियर युआन एंड बाकी लोगों ने इन लोगों के लिए छोड़े थे। फेंग सबसे पहले प्रिमिडियल प्रिजनर्स को देखता है। प्रिमिडियल हॉल के अंदर कुल मिला के ओवर 30,000 हाई लेवल के प्रिमिडियल लाइफ प्रिजनर थे। प्रिमिडियल हॉल के अंदर हम लोग को एक वुमेन भी देखने के लिए मिल सकती थी, सिल्वर हेयर वाली। जो औरत थी एक्चुअल में एक पपेट थी प्रिमिडियल हॉल की, जो कि लू फेंग को सारे के सारे ट्रेजर्स वगैरह दिखा रही थी। इसके बाद ये लू फेंग की मदद करती है हर एक प्रिमिडियल लाइफ फॉर्म को ऑब्जर्व करने के लिए। तो गाइस यही पे ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इस चैप्टर को एंजॉय करो, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। स्पेसिफिक डेट नहीं बताऊंगा मैं, हो सकता है कल ही डाल दूँ, वरना हो सकता है एक हफ्ते बाद डालूँ या फिर एक महीने बाद। बिकॉज मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा पहले की तरह पूरी तरीके से वापस लौटने के लिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पहले की तरह अभी रेगुलर वीडियोस डालना शुरू कर दूँ, बट मैं कुछ कह नहीं सकता। रही बात सोलो स्टार की, तो अगले 2 वीडियोस के अंदर मैं सारे के सारे चैप्टर्स कवर कर दूंगा जो भी अभी तक रिलीज हुए हैं सोलो स्टार के अंदर। ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर ही मैं 25 से ज़्यादा चैप्टर्स कवर कर चुका हूँ और जहाँ तक कि मुझे लगता है कि मेरे पास 30-40 और चैप्टर होंगे, मैं 2 वीडियोस के अंदर तो कवर ही कर लूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड आई एम सॉरी कि सभी लोगों को इतना ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है मेरे कारण, बट सच कहूँ तो इससे मेरा भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। एंड बिलीव मी गाइस, फिलहाल इस वक्त मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ वापस से बेसिक्स के ऊपर लौटने की। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।